नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीर कॉन्सेप्ट पे। कैसे हो आप सब? उम्मीद व आशा करते हैं कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। हम कर रहे हैं जी इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के फाउंडेशन बैच में एक और नया अध्याय स्टार्ट, जिसका नाम है पॉलीफेज सिस्टम यानी कि बहुकला प्रणाली। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत खास चैप्टर है। 2 से 3 नंबर का वेटेज ये होल्ड करता है। ये चैप्टर आगे चलकर भी आपका रिपीट होगा, क्योंकि जब आप मोटर्स पढ़ोगे तो मोटर्स में ये जो आपने मॉड्यूल फर्स्ट में 3 चैप्टर किए हैं। पहला आपका एसी थ्योरी, दूसरा ये चल रहा है पॉलीफेज सिस्टम और इसके बाद एक चैप्टर आएगा मैग्नेटिज्म, जो इस मॉड्यूल का लास्ट चैप्टर होगा। ये तीनों ही चैप्टर है ना आपके मोटर सेक्शन का आधार बनाते हैं, बेस बनाते हैं। और जब बच्चों को एसी थ्योरी अच्छे से आ जाती है, तो एसी थ्योरी के अंदर जो ज़्यादातर कॉन्सेप्ट थे वो रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर के थे। तो रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर एसी थ्योरी में, पॉलीफेज सिस्टम, मैग्नेटिज्म ये सारे के सारे आपके फिर से रिपीट होंगे कॉन्सेप्ट कहाँ पर? मोटर्स वाले में। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 2 से 3 नंबर का वेटेज होल्ड करता है और साथ में आपके आगे चलकर जो मशीनी सेक्शन आएगा जिसका सबसे ज़्यादा ज़्यादा वेटेज रहता है एग्जाम में, उसको भी समझने में ये चैप्टर आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आपने एससी थ्योरी के अंदर एक कॉन्सेप्ट देखा था कि प्रत्यावर्ती राशियां, विद्युत धारा और विभव, इनके बीच में फेज डिफरेंस होता है। कालांतर से हम उनको शो करते थे। तो वो जो फेज डिफरेंस है उसी से आगे बढ़कर एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है, जिसमें वेव फॉर्म के बीच में डिफरेंस होता है, फेज का अंतर होता है और उसी से एक चैप्टर बन के निकल के आता है पॉलीफेज सिस्टम यानी कि बहुकला प्रणाली। बहुत आसान चैप्टर है। जिन बच्चों ने एससी थ्योरी को समझ लिया तो सोच लिए अब इस मॉड्यूल में कुछ भी ऐसा नहीं बचा जिसमें आपको समझने में दिक्कत आएगी। मॉड्यूल फर्स्ट में जिसमें सबसे ज़्यादा आपका वेटेज लगना था दिमाग का, अच्छा खासा जिसमें जोर आना था, वो आपका एक चैप्टर था एसी थ्योरी। उसके पड़ाव को पार कर दिया है तो अब आपको दिक्कत ज़्यादा नहीं आएगी। तो जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं, जब भी कोई हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में 2-4 मिनट बातें करते हैं और वो बातें आपके आलतू-फालतू की बात करने की ना तो मेरे को आदत है और ना ही मैं चाहता कि आप भी अपने रूटीन की कोई एक सिंगल मिनट खराब कीजिए। हम जो 2-4 मिनट की बातें करेंगे वो बातें रहेगी आपके सिलेक्शन की बागडोर को सँभालने वाली, आपकी सिलेक्शन की तैयारी को मजबूत करने वाली, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको देने वाला हूँ। एक तो ये बात कि जो बच्चा रिसेंटली आईटीआई करके आया है या फिर पॉलिटेक करके आया है या बीटेक करके आया है, उनके लिए यहाँ अब सिलेक्शन निकालना बहुत ही ईज़ी रहता है एज़ कंपेयर टू उन बच्चों के कि जिन्होंने बहुत पहले आईटीआई, पॉलिटेक, बीटेक किया हो या फिर वो बच्चे जो आपकी प्रिपरेशन के साथ-साथ आपकी कोई प्राइवेट कंपनी में या फिर कोई और भी अपना कोई पर्सनल काम कर रहे हो, उन बच्चों के कंपैरिज़न में। तो जो बच्चे रिसेंटली अपनी पढ़ाई से जस्ट टच में हैं और अभी करके आए हैं, तो भाई आपको सिर्फ इतना सा करना है क्लास, क्लास के बाद पीडीएफ और फिर अगली क्लास, क्लास के बाद पीडीएफ और वीक में एक ऐसा दिन जिस दिन आप कंप्लीट सिलेबस को रिवाइज़ करेंगे। लेकिन जो बच्चे बहुत लंबे समय से पढ़ाई से दूर है, चाहे आप मेरे से पढ़ रहे हो या किसी और टीचर से पढ़ रहे हो या फिर साथ में जो जॉब करते हैं, है ना? क्योंकि देखो ध्यान कंपनी का भी लोड होता है, वर्क का भी प्रेशर होता है, तो उन बच्चों के लिए थोड़ी-सी एक मेरी तरफ से एक हिदायत है, उसको मानोगे तो आपका बहुत फ़ायदा होगा। जैसे जो पढ़ाई से बहुत ज़्यादा लंबे समय से दूर है और अगर आपके पास टाइम है, तो आप क्लास देखेंगे, क्लास के बाद जस्ट पीडीएफ को पढ़ेंगे। पीडीएफ को पढ़ने के बाद अगर आपके पास टाइम है और आप कोई जॉब नहीं करते हो, तो फिर से वही क्लास आप 2 की या 3 की स्पीड में देखिए। ढाई, 2, 3 की स्पीड ऐप पे ये ऑप्शन अवेलेबल है। इसका फ़ायदा क्या होता है कि जो बच्चे बहुत लंबे समय से पढ़ाई से दूर है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि यार ये तो ऊपर से जा रहा है और जिनके ऊपर से नहीं जा रहा इसका मतलब उसका लेवल ठीक है, उनको ये करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिसको लगता है कि भई इतने ईमानदारी से हम पढ़ा रहे हैं और भी टीचर अच्छा पढ़ा रहे हैं और कहीं से भी नहीं समझ में आ रहा और फिर यहाँ से उम्मीद लगाइए कि भई हाँ, वीर सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और हमने सुना है, उनका समझ में आ जाएगा और फिर भी नहीं समझ में आ रहा, तो इसमें किसी का कसूर नहीं है, आपके दिमाग में थोड़ा हल्का-फुल्का ज़र लग गया है। उस ज़र को धोने के लिए आप क्या करेंगे क्लास आराम से देखिए 1 सवा डेढ़ की स्पीड फिर पीडीएफ को पढ़िए और फिर से वीडियो को 2 ढाई की स्पीड में देख लीजिए। आपके पास टाइम ही टाइम है। हाँ, जो जॉब करते हैं साथ में उनको क्या करना है, टाइम का अभाव रहता है, क्लास को देखेंगे, पीडीएफ पढ़ेंगे। दोबारा से क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं तो रिवीजन कराऊँगा ही कराऊँगा, आप पीडीएफ को ज़रूर पढ़िए। पिछली क्लास की पीडीएफ को पढ़िए। आपको ये टास्क करना है क्योंकि आप जॉब करते हैं तो इतना टाइम नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि मेरा जो पूरा फ़ोकस रहता है स्टूडेंट के सिलेक्शन कराने में, वो एक ही चीज़ मैं मानता हूँ और मैं नहीं, ये अपने कॉम्पिटिशन की एग्ज़ाम में तैयारी का, एग्ज़ाम को क्रैक करने का
सबसे मुख्य हथियार होता है और वो होता है रिवीजन। टाइम दीजिए स्टडी पे, इससे बेस्ट कुछ भी नहीं। और जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं, आपको पता ही होगा कि हमारा जो बैच चल रहा है वो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का फाउंडेशन बैच चल रहा है। सिलेक्शन की गारंटी वाला बैच चल रहा है। अच्छा, सिलेक्शन की गारंटी क्यों बोलता हूँ मैं पता है? क्योंकि अब आप सीईटी मेंस में जो बच्चे बैठेंगे या फिर कोई अदर स्टेट का जो बच्चा देख रहा है, आप एग्जाम में बैठोगे, इसका मतलब आप हजारों लाखों की भीड़ को तो पहले से ही छोड़ के आए हो। अब दायित्व बनता है मेरा और आपका कि हम मिलजुल कर कुछ ऐसा प्रयास करें कि भाई हम अपनी एक पोस्ट को 101% सिक्योर कर ले। उसके लिए मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ रिवीजन पे आपका मतलब कंसंट्रेट करने के लिए। आपका भी दायित्व बनता है कि जो मैं बातें बोलता हूँ, अगर आप में से किसी एक सिंगल बंदे ने इसको इग्नोर किया, वो उस पोस्ट से बाहर है। और जिस बंदे ने इन बातों पे गांठ बांध ली कि भाई हमें रिवीजन करना है, भाई वो श्योरिटी के साथ मैं अपने बच्चों के, चाहे तुम 50 हो, 100 हो, 200 हो, ढाई हो, 2500 हो, मैं कहता हूँ कि इन सब के सब का सिलेक्शन होगा अगर उन्होंने रिवीजन किया है। बस सिंपल सी बात है। तो सिलेक्शन की गारंटी वाला बैच है। बिल्कुल जीरो से हमने स्टार्ट कर रखा है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे आईटीआई के हैं या फिर वो बच्चे हैं जो पढ़ाई से बहुत लंबे समय से दूर है। तो उनको मैं कोशिश करता हूँ कि क्लास के अंदर ही याद कराऊँ। बार-बार चीज़ें रिपीट की जाती हैं। मेरे को 1-2 स्टूडेंट स्टार्टिंग में जो जुड़े थे, अब तो वो चले गए। वो मेरे को कहते थे कि सर ये 5 मिनट की बात थी, आपने इस पे 15 मिनट लगा दी। तो भाई मेरे पास टाइम है, आपके पास टाइम है। कोई ऐसी जल्दबाज़ी है क्या जिसे हमें भागना है? मैं 5 वाली मिनट को 5 मिनट में ही कराऊँ और आपको समझ में ना आए, समझ में आ जाए और आपको याद ना हो, याद भी हो जाए और पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट ना हो, तो ऐसे 5 मिनट अपने वेस्ट गए। इससे अच्छा 5 वाली बात को मैं 10, 12, 15 मिनट में भी करा दूँ, लेकिन ये श्योरिटी हो जाए कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब इस जैसा कोई क्वेश्चन घुमा फिरा के पेपर में आए तो अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए, तो वो 15 मिनट भी आपके लिए वेस्ट नहीं है, इन्वेस्ट है, इन्वेस्टमेंट है। वो 15 मिनट में एक क्वेश्चन तैयार हो रहा है, इससे अच्छा और क्या होगा यार? कोई घाटे का सौदा नहीं है, बहुत अच्छा सौदा है। तो इस बैच की खास बात यही है कि जो बच्चे पढ़ाई से दूर है उनके लिए बनाया गया है। जो बच्चे पॉलिटेक बीटेक के हैं वो इसको बहुत इजीली कैचअप कर जाएंगे और उनका सिलेक्शन पक्का होगा। लिखवाया नहीं, याद करवाया जाता है, क्योंकि हम प्रत्येक पीपीटी अपने मेहनत करके लेके आते हैं भाई। ये किसी से टाइप वाली पीडीएफ नहीं है, ना किसी बुक में से कोई डाटा है ये। हाँ, ये कह सकते हैं कि बहुत सारी बुकों का निचोड़ है ये, बहुत सारी बुकों का निचोड़ है। तो एक-एक चीज़ है ना बहुत बखूबी एक पीडीएफ, एक क्लास की पीडीएफ तैयार करने में मेरे को ढाई से 3 घंटे लग जाते हैं। तो आप सोच सकते हो कि किस प्रकार का कंटेंट यहाँ तैयार करवाया जा रहा है। अगर किसी टाइपिस्ट से दिया जाए तो वो कहाँ ये डायग्राम उठा के ले आएगा? कहाँ ऐसे समझा पाएगा जैसे मैं यहाँ आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो लिखने का कोई झंझट नहीं है। और जिन बच्चों को एग्जाम्पल चाहिए, डायग्राम चाहिए, तो उन सब के लिए ये बैच ना बहुत कारगर सिद्ध होने वाला है, ठीक है? तो मात्र 499 रुपए फीस है इसकी। एक और मैं सहूलियत देता हूँ, भगवान ना करे कि ये आपको सहूलियत लेनी पड़े, लेकिन भाई सिलेक्शन तो उतने का ही होता है जितनी पोस्टें आती हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? ये ट्रुथ है भाई, इसमें हम क्या करेंगे? अब एक पोस्ट पे तो 2 बंदे एडजस्ट होने से। तो सिलेक्शन उतने का ही होगा जितने बंदे जितनी पोस्टें हैं और जो उनमें से सीरियस है। लेकिन फिर भी किसी बच्चे का कारणवश सिलेक्शन नहीं हो पाता है। मैं कहता हूँ कि ये बेनिफिट आपको ना लेना पड़े। किसी कारणवश सिलेक्शन नहीं होता है तो ये बैच की वैलिडिटी मात्र 499 रुपए वाला ये बैच, है ना? और टीचरों के कंपैरिजन में 20 से 25% रेट रखने वाला ये बैच मैं आपको टिल सिलेक्शन तक के लिए फ्री करने वाला हूँ। आप एक बार परचेज़ कीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाए, आप मेरे को मिठाई खिलाने आओ, एक फ़ोटो आप जब भेजोगे मेरे पास, उसके बाद ही मैं आपके कोर्स की वैलिडिटी हटाऊँगा, अदरवाइज़ मेरी तरफ से ये बैच आपका ओपन रहेगा टिल सिलेक्शन तक। तो इससे बेस्ट और मैं क्या कर सकता हूँ? और ये चार्ज रखना अपनी मजबूरी होती है, क्योंकि ये सेटअप यहाँ कर रखा है ना, ये बहुत कॉस्टली है, तो इनके भी खर्चे निकालने होते हैं मेरे को, मेरा भी घर चलाना होता है, सैलरी सारी यहाँ नहीं लगा सकते, समझ रहे हो ना? तो इस वजह से नॉमिनल सा चार्ज है, फिर भी किसी को नौबत आएगी तो ये आपके टिल सिलेक्शन तक का बैच रहेगा। इसके साथ आप हमारी ऐप पे मॉक टेस्ट लगा सकते हो, 50 मॉक टेस्ट मात्र 99 रुपीज़ में। पहले इन मॉक टेस्ट में कमी थी, ठीक है? क्योंकि हुआ क्या कि हमने ये सारे के सारे 50 मॉक टेस्ट है ना, एक साथ अपलोड कर दिए। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते हो ना आप, ओवरलैपिंग हो गई, क्वेश्चन रिपीट होने स्टार्ट हो गए। तो अब इन मॉक टेस्टों को मैंने दोबारा से पे किया है, ठीक है? जितनी पेमेंट पहले दी थी बनाने के लिए, दोबारा से उतने किए हैं। मैंने कहा कि जो क्वेश्चन हमने आपको दिए हैं टिक मार्क करके, वही क्वेश्चन एक-एक फिर से अपलोड अपलोड करो। तो दोबारा से अपडेट कर दिए गए हैं 50 के 50 मॉक टेस्ट। अब इनमें टेक्निकल का एक सिंगल क्वेश्चन भी रिपीट नहीं होगा।
यानी कि 1 में 70 गुना में 50, 3500 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको करने को मिलेंगे। इन क्वेश्चनों का बेनिफिट ये होगा कि भी आना एक अलग बात है, मैं सिखाता हूँ क्लास में समझ में आ जाता होगा, है ना? याद भी हो जाता होगा। लेकिन उसकी लैंग्वेज कैसे आएगी वो मॉक टेस्ट से ही पता लगेगा और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों से पता लगेगा। तो मॉक टेस्ट आपके लिए इसलिए ज़रूरी है कि एक तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस पे श्योरिटी मोहर लगती है, समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। दूसरी बात आपको ये पता लगता है कि भी पेपर का पैटर्न कैसा होता है, उसकी लैंग्वेज कैसे होती है। गाँव के ग्राउंड में हर कोई खेलता है, उसकी पिच के कोने-कोने से आप वाकिफ़ हो और ग्राउंड के भी कोने-कोने से वाकिफ़ हो। लेकिन आपकी कितनी अच्छी प्रैक्टिस हुई है, ये तभी पता लगेगा जब आप किसी उस पिच के अलावा किसी पिच पे खेलने जाओगे। आपके नियर बाय किसी गाँव में, किसी टूर्नामेंट में खेलने जाओगे। वहाँ उस दिन आपने स्कोर कर दिया, इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत बेहतर। कहने का मतलब ये है कि ये तो याद मैं करा ही रहा हूँ। यहाँ जब आप स्कोर करने लग जाओगे 60, 65, 70 का, तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक पाएगा। हालाँकि कट ऑफ बहुत कम जाएगी, मैंने बहुत ज़्यादा नंबर प्लस में बोला है, लेकिन यहाँ के 60 नंबर होता तो ये है कि यहाँ के मॉक टेस्ट में आप 60 लो तो वहाँ पर 55 काउंट करना। लेकिन यहाँ के तुम जनरल कैटेगरी वाले कोई 65 नंबर ले ले, तो भाई अपने सिलेक्शन एक खाली पेज पे लिख के छोड़ देना, साइन मैं कर दूँगा, आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक पाएगा। कहने का मतलब ये नहीं कि बच्चों को भ्रमित करने के लिए नहीं बना रखा, ईज़ी-ईज़ी क्वेश्चन नहीं डाल रखे। सारे के सारे सिलेक्टेड और लिमिटेड क्वेश्चन हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं और 50 मॉक टेस्ट मात्र 99 रुपीज़ में। इसमें नॉन टेक्निकल सेक्शन के लिए यहाँ भी मैंने आप लोगों के सोच हित के लिए बोला है यहाँ नॉन टेक्निकल में आपका कंप्यूटर जिसका वेटेज सबसे ज़्यादा सेकंड नंबर पे है। तो 500 क्वेश्चन इसके अंदर और फिर 1000 क्वेश्चन टॉपिक वाइज़ जो अपने मेन फ़ोकस जो पावर पॉइंट, एक्सेल है ना? आपके जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस सॉफ्टवेयर लैंग्वेज जिसमें पिछली सीईटी में पाइथन पूछ ली थी, उन टॉपिकों पर विशेष फ़ोकस करके उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ निकाल के उनकी पीडीएफ बना दी। उनको आप रट लीजिए, 10 में से 7 से 8 का स्कोर हो जाएगा। फिर उसके साथ हरियाणा जीके और इंडिया जीके के 1500-1500 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो 50 मॉक टेस्ट में वो आपको पीडीएफ भी साथ में मिलेगी। कहने का मतलब ये है कि कॉस्ट कम रखी है ताकि बच्चों को फ़ायदा हो और बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश की है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है। खरीदने से पहले आप यूट्यूब पे ये क्लासेस देख सकते हो। 5 से 6 यूनिट मैंने करा रखी है, उनको देख के जज कर सकते हो। फिर भी अगर तसल्ली ना हो तो ऐप पे जाएँगे, हर रोज़ की 1-2 क्लास, जिस दिन मेरी ड्यूटी होती है उस दिन 1 क्लास सुबह रिकॉर्ड करके जाता हूँ, अदरवाइज़ ड्यूटी नहीं है तो हर रोज़ की 2 क्लास मैं आपको दे रहा हूँ। रनिंग बैच है, 8% में लगभग 40 से 45 क्लासें मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ। तो और ये टेंशन मत लेना कि होगा कि नहीं होगा, जनवरी के एंड तक हम इस पूरे सिलेबस को अच्छे से कहने का मतलब ये है कि भई जो बच्चे को तसल्ली ना हो तो फिर से ऐप पे जाएगा, प्रत्येक फ़ोल्डर में स्टार्टिंग की 1-2 लेक्चर, 1-2 लेक्चर, 1-2 लेक्चर मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट करा। यानी कि अगर मैं टोटल सिलेबस को 175 या 180 आवर्स में पूरा करूँगा, क्योंकि मेरे को इतना डिटेल से पढ़ाना और याद भी कराना है, तो उसमें से 60 से 65 या 70 लेक्चर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऐप पे भी नज़र आएँगे, यूट्यूब पे आएँगे। जब तसल्ली हो जाए तब ले लेना और पढ़ ठीक है भाई? अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को सरस्वती माता का नाम लेके जय सरस्वती माँ। पॉलीफ़ेज़ सिस्टम यानी कि पॉलीफ़ेज़ इलेक्ट्रिक सिस्टम यानी कि बहुकला विद्युत प्रणाली। अब ये क्या है थोड़ा-सा इसका माहौल बनाता हूँ। थोड़ा बैकग्राउंड तैयार करता हूँ, फिर आपको समझना बहुत आसान हो जाएगा। इस डायग्राम पे आ जाओ। आपने देखा होगा कि भई जब सिंगल फेज़ होता है तो एक ही वेवफ़ॉर्म चलती है। ये देखो एक ही वेवफ़ॉर्म, ठीक है? जब 2 फेज़ होते हैं तो 2 वेवफ़ॉर्म चलेगी और जब 3 फेज़ है तो आपकी कितनी वेवफ़ॉर्म चलेगी? 3 वेवफ़ॉर्म चलेगी। अच्छा ये वेवफ़ॉर्म कहाँ से निकल के आया है? तो वेव तो तब होती है ना जब एसी हो। तो इसका मतलब एसी करंट के बारे में ही पढ़ना है, डीसी का यहाँ कोई लेना-देना और एससी को हम यहाँ पढ़ रहे हैं पॉलीफेज सिस्टम में और मैंने कहा कि ये पॉलीफेज सिस्टम आगे चल के मोटर में रिपीट होगा तो सारा का सारा मोटर में हमें एससी के बारे में ही पढ़ना होता है जब डीसी मोटर आएगी तब डीसी के बारे में सोचते हैं समझ रहे हो तो एसी मोटर को ही हमें पढ़ना होता है मेनली तो अच्छा पिछले चैप्टर में एक चीज मैंने सिखाई थी कि जो आपकी एसी और डीसी दो प्रकार की विद्युत होती है डीसी में टर्मिनल होते हैं एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल रेड कलर का और नेगेटिव टर्मिनल है वो आपका ब्लैक तो सर्किट कंप्लीट हो जाता है लेकिन जब एसी की तरफ झाँक के देखा तो वहाँ टर्मिनल नहीं होते, वहाँ फेज़ होते हैं। जैसे आपका सिंगल फेज़ में आपने देखा जिसमें आपका फेज़ यानी कि आपका करंट हो वो क्या होता है, वो आपका रेड कलर का होता है और वहाँ सर्किट पूरा करने के लिए हम न्यूट्रल का प्रयोग करते हैं। क्योंकि सर्किट पूरा करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि विद्युत धारा का प्रवाह तभी होगा जब आपका सर्किट क्लोज़ हो, तभी आपका विद्युत धारा का प्रवाह होगा। डीसी के अंदर तो पॉजिटिव नेगेटिव है, धारा पॉजिटिव से निकल के दोबारा वहीं आ जाएगी अब वे पर नेगेटिव टर्मिनल पर लेकिन यहाँ आपके सर्किट को पूरा करने के लिए आपको न्यूट्रल का प्रयोग करना पड़ेगा क्योंकि सिंगल फेज में
फेज है वो आपका रेड कलर का हो गया और जो दूसरा आपका न्यूट्रल है वो आपका ब्लैक कलर का। थ्री फेज में आपने 3 टर्मिनल देखे थे, रेड, येलो, ब्लू, आर बाई वी, आर बाई वी। तो ये जो आर बाई वी है, ये जो आपके क्या है, फेज है। इन्हीं फेज से आपकी धारा निकलेगी, आउटपुट वोल्टेज निकलेगा और उस पे हम कुछ लोड को कनेक्ट कर देंगे। जो आपके थ्री फेज पे कोई मोटर चल रही होगी तो उसे थ्री फेज मोटर कहेंगे। टू फेज पे कोई मोटर चल रही होगी, दो वेवफॉर्म पे दो वायर के लोड के ले रही होगी तो उसे टू फेज मोटर कहेंगे और सिंगल फेज पे अगर कोई मोटर चल रही हो तो सिंगल फेज मोटर। तो ये ओवरऑल आपका मैंने बैकग्राउंड तैयार किया है। इस पूरे चैप्टर के अंदर हमारा जो फोकस रहेगा वो थ्री फेज पे रहेगा जिसमें 3 वेवफॉर्म चलेंगे। थ्री फेज से अलावा टू फेज और सिंगल फेज तो मैं इंट्रोडक्शन के तौर पर तैयार करना है और कुछ नहीं देखना। टू फेज से संबंधित एक ही क्वेश्चन आपका पेपर में पूछा जाता है। टू फेज है ना, टू फेज के अंदर आपकी आउटपुट तो ठीक अच्छी खासी आ जाएगी लेकिन उसमें ऊष्मा बहुत ज्यादा पैदा होती है। ऊष्मा बहुत ज्यादा पैदा होती है तो टू फेज है ना मोटर्स का या टू फेज सिस्टम प्रणाली का हम प्रयोग विद्युतीय भट्टी में करते हैं। भट्टी में क्यों करते हैं? क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा ऊष्मा की जरूरत होती है। बस यही है क्वेश्चन अपने को फोकस करना है। इसके अलावा अपना मेन टारगेट किसके पर रहेगा? थ्री फेज सिस्टम पे रहेगा, थ्री फेज सिस्टम पे रहेगा। तो अब पढ़ लेते हैं। अच्छा, इस नाम को थोड़ा सा ब्रेक कर लो फिर पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, फिर आगे कंटिन्यू रखेंगे। पोलीफेज। पोली का मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब होता है एक, मतलब अगर सिंगल फेज को बोल रहे हो तो मोनोफेज भी बोल सकते हो। सिंगल फेज एक यानी कि मोनो। बायो का मतलब होता है दो। बायो का मतलब क्या होता है? दो। जैसे बाय डायरेक्शनल, दोनों दिशाओं में, जिसमें आपने पढ़ा था रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर आपके बाय डायरेक्शनल एलिमेंट्स अव्यय है, पढ़े थे ना। और फिर बायो से जब ज्यादा जाएंगे, दो या दो से अधिक की तरफ जाएंगे तो उसे बोला जाता है पोली। जैसे पॉलीथीन, तो पॉलीथीन थीन है क्या? बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है ना मॉलिक्यूल्स का, जिसमें बहुत सारे आपके कंपोनेंट्स आ जाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से जब पोली शब्द है तो इसका मतलब दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक। अच्छा, फेज। फेज क्या है? तो जो आपकी अगर सिंगल वेवफॉर्म है तो उनके बीच में कोई फेज का सीन ही नहीं है, क्योंकि अगर एक ही आदमी दौड़ रहा हो तो किससे जीते किससे हारे, वो तो अपनी प्रैक्टिस कर सकता है। दो आदमी दौड़ रहे हो तो हम तुलना कर सकते हैं कौन जीता कौन हारा। तीन आदमी दौड़ रहे हो तो हम देख सकते हैं इन तीनों के बीच में कितना जीता है, उससे जो रनर अप है वो कितने सेकंड पीछे रह गया और उससे पीछे वाला कितना रहेगा, तो तुलना की जा सकती है। फेज का मतलब होता है इन वेव फॉर्म के बीच में अंतर, फेज डिफरेंस। जैसे सिंगल फेज में तो 360 का ही होता है पूरा सर्कल। टू फेज में भ्रमित करने के लिए, और इसी वजह से टू फेज का एक क्वेश्चन और बन के आता है, टू फेज में जो कोइल होती है उनके बीच में फेज डिफरेंस 90 डिग्री आउट ऑफ फेज होता है, 90 डिग्री का फेज अंतर होता है। और थ्री फेज में 120 डिग्री का होता है। ये जो बोल रहा हूं ना ये सारे के सारे क्वेश्चन है, लेकिन अभी फिलहाल आपको समझ में नहीं आएंगे क्योंकि अभी चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पोली का मतलब दो या दो से अधिक, फेज का मतलब उन वेव फॉर्म के बीच में अंतर। तो आपका फेज को बताता है। फेज बताया था ना पिछले चैप्टर में, 5 से डिनोट करते हैं, सिखाया है मैंने, ठीक है। अच्छा, पूरा सिलेबस में सीक्वेंस से चल रहा है। अब ये चैप्टर कर रहे हैं ना तो पिछला ऑलमोस्ट 20 से 25% यहाँ रिपीट होगा। मैं अपने एक पर्टिकुलर ऑर्डर में पढ़ा रहा हूँ ताकि बच्चे को समझने में दिक्कत ना आए, क्लास के अंदर कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और साथ में उसको याद भी हो जाए पिछला भी। ये एक बेनिफिट आपको मिलेगा कि हम पर्टिकुलर ऑर्डर में जब चल रहे हैं। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान चैप्टर है, ऐसी थ्योरी पढ़ लिया तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत। बोलता है पॉलीफेज सिस्टम क्या है? दो या दो से अधिक फेजों वाली, दो या दो से अधिक फेजों वाली। फेज क्यों लिया है भाई? क्योंकि फेज के अंदर भाई आपकी प्रणाली है तो नॉर्मल सी बात है कि भाई वहां क्या होंगे, वहां पर आपके फेज मौजूद होंगे। सिंगल है, एक ही फेज है तो सिंगल फेज बोला जाएगा, दो है तो टू फेज बोला जाएगा, दो या दो से अधिक है तो उसे क्या बोला जाता है? दो या दो से अधिक फेजों वाली प्रणाली को बहुकला प्रणाली यानी कि पॉलीफेज सिस्टम कहा जाता है। बहुकला प्रणाली यानी कि क्या कहा जाता है जी? पॉलीफेज सिस्टम कहा जाता है, पॉलीफेज सिस्टम कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, और ये बात न सिर्फ यहां लागू होगी, आपकी यहां लागू होगी। आप जब टू फेज पढ़ोगे ना तो वहां पर सेम की सेम बात आपको दिखाई देगी। ये रही टू फेज प्रणाली के सर, दो फेज का विभव समान हो, दोनों फेजों का विभव समान हो, दोनों फेजों की आवर्ती समान हो और दोनों फेजों के बीच में कालांतर समान हो। तीन फेज में भी यही बात दिखेगी। तीन फेज प्रणाली की विशेषता, तीन फेजों का तीनों फेजों का विभव एक समान हो, तीनों फेजों की आवर्ती एक समान हो और तीनों फेजों के बीच में अंतर एक समान हो। और सेम की सेम बात यहाँ लिख रखी है, सेम की सेम बात, यानी कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है। क्या? बहुकला प्रणाली में चाहे टू फेज की बात करें, चाहे थ्री फेज की बात करें, चाहे फोर फेज की बात करें, चाहे नाइन फेज की बात करें, बहुत सारे फेज होते हैं लेकिन अपना फोकस होगा थ्री फेज पे। तो बहुकला प्रणाली में प्रत्येक कला, कला जो आपका फेज है कि वोल्टेज, वोल्टेज है ना, वोल्टेज
एवं आवृत्ति समान होती है। वोल्टेज और आवृत्ति क्या होती है? समान होती है। यानी कि बहुकला फेज में, बहुकला प्रणाली में चाहे टू फेज की बात करेंगे तो भी वोल्टेज समान मिलेगा, चाहे थ्री फेज की बात करें तो भी वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी समान मिलेगा, और चाहे आपके 4, 5, 6, 9 जितने की भी बात करें उनमें ये कंडीशन कंपलसरी है कि उनकी वोल्टेज और उनकी आवृत्ति क्या मिलनी चाहिए? समान मिलनी चाहिए। वोल्टेज और आवृत्ति क्या मिलनी चाहिए? समान मिलनी चाहिए। आप ये वोल्टेज और आवृत्ति से समझते हो तो है ना? आपको जब मैं पिछला चैप्टर बता रहा था तो कुछ ऐसे बताया था। बताइए क्या ये इन फेज है या आउट फेज है? बताइए जरा, ये इन फेज है या आउट फेज है? बताया था ना मैंने। मैंने कहा था कि आपको देखने में ये लगेगा कि वेवफॉर्म अलग अलग है। मान लेते हैं ये धारा है तो ये आई एम यहाँ तक है, ये वी एम यहाँ तक है, लेकिन भाई इन दोनों का एम्पलीट्यूड अलग अलग है, लेकिन ये दोनों वेवफॉर्म एक ही फ्रीक्वेंसी से ट्रेवल कर रही है। फ्रीक्वेंसी एक कैसे है? क्योंकि इनका मैक्सिमम एक ही एंगल पे बन रहा है और इनका मिनिमम भी एक एंगल पे बन रहा है, लेकिन इनका एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम अलग अलग है। लेकिन हमें इतना झंझट में नहीं पड़ना, पॉलीफेज में आ गए, ऐसी थोड़ी से आगे बढ़ चुके, तो बस बात ये ध्यान रखनी है कि बहुकला प्रणाली में चाहे टू फेज की बात करें, चाहे थ्री फेज की बात करें, या किसी भी फेज की बात करें, तो उसके लिए वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी का मान क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ थोड़ा लिख भी देता हूँ थोड़ा इंग्लिश में, ताकि बच्चों को ये ना हो कि वोल्टेज का मान, बोलिए जरा किसका मान? वोल्टेज का मान, और किसका मान? फ्रीक्वेंसी का मान। ये क्या होना चाहिए? हर सूरत में आपका क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। परंतु इसमें एक निश्चित कालांतर होता है, परंतु इसमें एक निश्चित कालांतर होता है। निश्चित कालांतर, ये कालांतर क्या है? फेज डिफरेंस। जैसे मैंने बोला था कि भाई ये क्वेश्चन बोल रहा हूं लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। तो निश्चित कालांतर होता है, इस बात का मतलब ये है कि जब हम टू फेज को पढ़ेंगे तो वो कालांतर अभी लिख दूंगा, अभी तुमको याद नहीं होगा, ये आगे याद होगा। जैसे टू फेज होगा तो ये कालांतर होगा सभी फेजों के बीच में 90 डिग्री का। और जब ये थ्री फेज होगी, थ्री फेज मोटर के बारे में पढ़ेंगे, थ्री फेज सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, तो तीनों फेजों के बीच में निश्चित जो कालांतर है, निश्चित कालांतर यानी फेज डिफरेंस होगा, वो कितने डिग्री का होगा? 120 डिग्री का होगा। लेकिन ये क्वेश्चन है, इस स्लाइड पे लिखे हुए दो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। डेफिनेशन तो नहीं आती। एक तो ये आती है कि बहुकला प्रणाली में टू फेज में या थ्री फेज में क्या कंडीशन है, क्या विशेषता होनी चाहिए? तो हम कहेंगे प्रत्येक फेज का वोल्टेज समान हो, प्रत्येक फेज की फ्रीक्वेंसी समान हो, और दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि इनके बीच में एक निश्चित कालांतर हो। निश्चित कालांतर हो मतलब अगर टू फेज है तो उन दोनों फेजों के बीच में 90 डिग्री का। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या बता रहे हैं सर, ऐसे बता रहा हूं मैं, जैसे ऐसे समझो, थ्री फेज बना रहा हूँ, थ्री फेज बना रहा हूँ, ये थ्री फेज का मैंने स्टार संयोजन बनाया, थ्री फेज का मैंने कैसा संयोजन बनाया? अभी स्टार संयोजन बनाया। तो आप देखोगे कि ये अगर आर लाइन है, ये आपकी वाई लाइन है, और ये आपका ब्लू, रेड, येलो और ब्लू, ये तीन फेज हो गए। तो आप देखोगे कि यहां से यहां तक का जो फेज का जो अंतर है, फेज डिफरेंस है, वो कितने डिग्री का होगा? 120 डिग्री का होगा। यहां से यहां तक का जो फेज डिफरेंस है वो भी कितने डिग्री का होगा? 120 डिग्री का होगा। ये है फेज अंतर का मतलब। यहां से लेकर यहां तक का भी कितने का होगा? 120 डिग्री का। इनके बीच में क्या नजर आएगा? 120 डिग्री का इनके बीच में डिफरेंस। इसी को बोलते हैं फेज अंतर। तो भाई ये थ्री फेज में तो 120 का होता है, और आपके टू फेज में कितने का होता है फेज डिफरेंस? वो होता है जो आपके 90 डिग्री। कितने डिग्री का? 90 डिग्री। फिर एक बात कॉमन सेंस की बात है, ऐसी बहुकला प्रणाली की आउटपुट फेजों की संख्या पे निर्भर करती है। किस पे निर्भर करती है? अभी फेजों की संख्या पे निर्भर करती है। कहने का मतलब ये है कि भाई परिवार में जितने हाथ कमाने वाले होंगे, परिवार का पालन भरण पोषण भी उतने ही अच्छे से होगा। एक मिनट रुकना है ना। हेलो, ठीक है, अभी कोई नीचे आ गया था, माइक मैं बाहर से ही लगा लेता हूँ। तो मैं क्या कह रहा था कि परिवार में जितने कमाने वाले होंगे उतना ही आपका बेनिफिट हो, उतना ही आपका भरण पोषण। जैसे कोई बड़ी फैमिली है ना, बड़ी फैमिली है, करता बेचारा मजदूरी है और 5 बच्चे हैं, तो बताइए कितना का अच्छे का भरण पोषण कर पाएगा, कितनी की अच्छी शिक्षा दे पाएगा। आप कमाने वाले मियाँ बीवी दोनों हैं, समझ रहे हो, और बच्चे ही 2 हैं, हम 2 हमारे 2, तो उनकी एजुकेशन भी अच्छे से मिलेगी, उनका भरण पोषण भी अच्छे से होगा, उनकी देख-रेख भी अच्छे से। हालाँकि वो बात अलग है कि आजकल माँ-बाप कितना ध्यान देते हैं बच्चों पे। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसी बहुकला प्रणाली में फेज़ आपके 2 फेज़ है तो 2 निकले, 3 फेज़ है तो 3 निकलेंगे, 3 निकलेंगे तो तीनों पर वोल्टेज क्रिएट होगी। क्योंकि जब हम किसी कुंडली को, आगे आएगा धारावाहिक कुंडली को जब चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे, तो उसपे प्रेरित विद्युत वाहक बल बनेगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बनेगा, यानी कि एक वोल्टेज क्रिएट हो जाएगा, तो उससे हम लोड कनेक्ट कर सकते हैं। तो 2 फेज़ है
तो 2 पे लोड कनेक्ट होगा, 3 होगा तो 3 पर। तो बेस्ट 2 और 3 में से 2 पे उसमें ज़्यादा पैदा होती है, इस वजह से उसका प्रयोग सिर्फ़ उसमें भट्ठी में किया जाता है, बाकी जगह हम नहीं कर पाएँगे। 3 फेज़ पे सारा का सारा सिस्टम मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर ये सारा का सारा, है ना? किस पे चलता है? 3 फेज़ पे। तो 3 फेज़ बहुकला प्रणाली में फेज़ों की आउटपुट है वो फेज़ों की संख्या पे निर्भर करता है। यहाँ पर 3 फेज़ है तो 3 लोड हम कनेक्ट कर सकते हैं, 3 आपको वोल्टेज के मान मिलेंगे। ठीक है? आगे बढ़ जाएँ। इस पेज से क्या-क्या चीज़ें क्लियर हुई? भई जिसमें 2 या 2 से अधिक फेज़ हो तो उसे बहुकला प्रणाली, पॉलीफ़ेज़ कहते हैं। बहुकला प्रणाली में प्रत्येक में आपका विभव, आवृत्ति और फेज़ अंतर क्या होना चाहिए? समान। यानी कि आपका निश्चित काल अंतर होना चाहिए। जैसे 2 फेज़ में 90 डिग्री का और 3 फेज़ में 120 डिग्री का। इसके अलावा जो आउटपुट है वो किस पर निर्भर करती है? फेज़ों की संख्या पर निर्भर करती है। अब मैंने क्या कहा था सिंगल फेज को जस्ट इंट्रोडक्शन के तौर पर पढ़ना कि सिंगल फेज आखिर का निर्माण कैसे किया जाएगा, 2 फेज का निर्माण कैसे किया जाएगा, 3 फेज का निर्माण कैसे किया जाएगा उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए एक फेज, अच्छा सुनो, डीसी होती तो न्यूट्रल की जरूरत नहीं होती। समझो यार, तुम थोड़ा सा इसको अपनी हैबिट में लेके आओ। सिर्फ रट्टा मारोगे तो तुम रट्टा रट्टे वाले का पता है क्या हुआ, 70 की थ्योरी है, 70 में से 35-40 का स्कोर हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि 70 में से ह्यूमन एरर को छोड़कर और कोई आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ जाता है, आउट ऑफ सिलेबस वाला भी अटेम्प्ट हो जाएगा अगर तुम्हारी कॉमन अंडरस्टैंडिंग होगी। अदरवाइज रट्टाफिकेशन वालों से तुम 10 से 12 नंबर प्लस में कैसे जाओगे? वो जाओगे सिर्फ और सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर कर, सिर्फ और सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर कर। कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, उसके लिए बस आपको चीजों को समझना होता है। रट्टाफिकेशन से 30-35 क्वेश्चन तो हो जाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि आउट ऑफ आउट आए, सिर्फ वो चीज छोड़कर जो ह्यूमन एरर है या फिर आपके आउट ऑफ सिलेबस कोई क्वेश्चन चला जाता है। तो कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि जब आपको यहाँ न्यूट्रल की जरूरत क्यों पड़ रही है, चाहे आपका सिंगल फेज है, 2 फेज है या 3 फेज है, उसमें न्यूट्रल की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि भाई यहाँ आपका सर्किट कंप्लीट नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि डीसी के अंदर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दोनों टर्मिनल होते हैं, सर्किट कंप्लीट हो गया है ना। धारा आपके अवयव के पॉजिटिव टर्मिनल से निकल के नेगेटिव में वही वापस आ जाती है, तो वो विद्युत विद्युत परिपथ का निर्माण करती है और वही आपके इलेक्ट्रिक सर्किट की डेफिनेशन थी। लेकिन यहाँ सिंगल फेज है तो यहाँ पर सिर्फ एक में ही करंट होगा, फेज फेज में, जिसमें आपको रेड कलर से। तो सर्किट पूरा करने के लिए आप क्या करते हो? एक फेज और एक न्यूट्रल संयोजित होता है। सिंगल फेज में क्या होता है? एक फेज और एक न्यूट्रल को आप संयोजित करते हो। अगर इनको संयोजित करते हो तो इस वाली प्रणाली को हम क्या कहेंगे? सिंगल फेज प्रणाली, सिंगल फेज प्रणाली कहते हैं। एक फेज और एक न्यूट्रल वाले से जब सर्किट पूरा हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? सिंगल फेज प्रणाली, यानी कि सिंगल फेज सिस्टम कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? सिंगल फेज सिस्टम कहा जाता है। इसके अलावा जो बच गए उनको एक मिनट रुकना भाई, सिंगल फेज सिस्टम कहा जाता है जो इसके अलावा जो बच गए, ठीक है, बोला आ जाती है भाई बीच में। अब मैंने साइलेंट कर दिया, अब क्लास कंटिन्यू। तो क्या करें, एक फेज और एक न्यूट्रल होगा तो उसे सिंगल फेज एकला प्रणाली कहेंगे। यदि 3 फेज, 1 फेज और 3 फेज का कंपैरेटिवली बता रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं कैसे सिंगल फेज बनता है, कैसे सिंगल फेज मोटर काम करती है, सिंगल फेज सिस्टम बनता है, कैसे 2 फेज सिस्टम बनता है, कैसे 3 फेज सिस्टम बनता है, उसके बारे में बताऊंगा। बेसिक जानकारी है ये। तो यदि 3 फेज और एक न्यूट्रल संयोजित हो, एक फेज और एक न्यूट्रल हो तो सिंगल फेज बन जाएगा। 3 फेज और एक न्यूट्रल, न्यूट्रल किसके लिए चाहिए? सर्किट को पूरा करने के लिए। तो उसे क्या कहेंगे? 3 फेज और एक न्यूट्रल संयोजित हो तो यह प्रणाली क्या कहलाती है? थ्री कला प्रणाली, 3 फेज सिस्टम। क्या कहलाती है जी? 3 फेज सिस्टम, 3 फेज सिस्टम कहलाती है। अगर एक फेज और एक न्यूट्रल हो तो सिंगल फेज सिस्टम, एक फेज और आपका 3 फेज और आपका एक न्यूट्रल हो तो 3 फेज सिस्टम। बहुकला प्रणाली मेनली हम पढ़ते किसके बारे में? सिंगल फेज तो सिर्फ इंट्रोडक्शन के ऊपर है, 2 फेज और 3 फेज प्रणाली को पढ़ते हैं और उसमें से भी सबसे ज्यादा जिस पे फोकस करना है वो किस पे करना है? 3 फेज पे करना है। तो बहुकला प्रणाली में पॉलीफेज सिस्टम में 2 फेज 3 फेज प्रणाली के अलावा और कौन कौन सी होती है जी? 4 फेज, 6 फेज, 9 फेज और 12 फेज भी आपके बन जाते हैं, शामिल होती है ये प्रणालियां। लेकिन अपना मैंने पहले ही बता दिया। अच्छा, ये फेजों की जरूरत क्यों पड़ी? सिंगल फेज है तो सिंगल फेज पे आउटपुट है ना इतनी अच्छी पावर की, उसका पावर फैक्टर इतना अच्छा नहीं होता, उसका टॉर्क इतना अच्छा नहीं होता। पावर फैक्टर टॉर्क क्या है थोड़ा बहुत हम ऐसी थ्योरी में पढ़ चुके हैं, टॉर्क के बारे में तो खैर नहीं पढ़ा। तो पावर फैक्टर अच्छा नहीं है, स्टार्टिंग सेल्फ स्टार्ट नहीं होती सिंगल फेज मोटर, क्योंकि पावर फैक्टर अच्छा नहीं है, टॉर्क अच्छा नहीं है। तो फिर हमने क्या किया? फेज की संख्या बढ़ानी स्टार्ट की। जब 2 फेज पे गए तो उसमें आपने देखा पावर तो बढ़ गई लेकिन ऊष्मा बहुत ज्यादा पैदा हुई। तो उसका भी हमने देखा भी ये तो इतनी ज़्यादा कारगर नहीं है, इसको एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन बना के छोड़ दी कि उसमें भट्टी में प्रयोग करेंगे।
फिर हमने थ्री फेज को बनाया। थ्री फेज में पाया कि भी बहुत अच्छी खासी पावर की आउटपुट बनी। बहुत अच्छा खासा लोड हम कनेक्ट कर सकते हैं, टॉर्क भी उच्च हो गया, सेल्फ स्टार्ट भी, बहुत सारे फीचर आ गए, कम इंसुलेशन की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा वोल्टेज ज्यादा पावर की हम विद्युत धारा का हम ट्रांसमिशन कर सकते हैं, बहुत सारे बेनिफिट देखे। और इसी के ऊपर सारी की सारी एप्लीकेशन, आप ट्रांसफॉर्मर में भी तो थ्री फेज का यूज करते हो। वो बात अलग है कि भी आगे चलकर गहराई से देखेंगे तो स्टार और डेल्टा ये ऐसे संयोजन बनेंगे आपको। कहने का मतलब ये है कि हम अपनी सुविधा के अनुसार जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हुआ वैसे वैसे हमने फेजों की संख्या बढ़ाना स्टार्ट की। सबसे बेस्ट रिजल्ट किस पे मिला? थ्री फेज प्रणाली पर। इसके अलावा बना तो हमने फोर फेज, सिक्स फेज, नाइन फेज और 12 फेज भी लिए, लेकिन उनका कोई बेनिफिट नहीं मिला। तो फेजों की संख्या अधिक होने, क्यों हम अधिक करते हैं? फेजों की संख्या अधिक करने का मकसद क्या है कि आउटपुट शक्ति बढ़ जाती है। आउटपुट शक्ति क्या कर जाती है? बढ़ जाती है। जितने ज्यादा फेज रहेंगे उतनी ही आपकी आउटपुट शक्ति रहेगी। और उसमें से सबसे बेस्ट कारीगर कौन सी है? थ्री फेज प्रणाली रहती है। सबसे महत्वपूर्ण फेज प्रणाली कौन सी है? मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, सबसे महत्वपूर्ण है वो थ्री फेज है। कौन सी है जी? थ्री फेज प्रणाली। बोलो क्लियर है क्या? टू फेज में कितने का फेज अंतर होता है? 90 डिग्री का। और थ्री फेज में फेज अंतर कितने का होता है? 120 डिग्री का। अब ये बात आप इस पेज पे पढ़ोगे, इस पेज पे यही बात आई। सिंगल फेज विधि में केवल एक कोइल होती है। फेज मतलब क्या है? फेज बनाने का भाई धारा का प्रवाह करवाना है। सिंगल अगर एक वायर है उसमें से धारा का प्रवाह करवाना है तो आपका सिंगल फेज हो जाएगा। लेकिन यहाँ सिंपल सीधे एक वायर का प्रयोग नहीं करते हम वायर को चौक बनाते हैं। ये कोई कंडक्टिंग वायर है, जैसे कोई ये कंडक्टिंग वायर है, ये सीधा वायर है। इस वायर को लपेट कर ऐसे, आप कहोगे से ये तो इंडक्टर है। भाई इंडक्टर का एक नाम मैंने और क्या बोला था? चौक। चौक बोला था, कुंडली बोला था, है ना? तो हम क्या करते हैं, सिंपल वायर का प्रयोग ना करके उसकी कुंडली बनाते हैं, जैसे स्टार और डेल्टा में बनाते हैं। स्टार में कैसे बनती है कुंडली? ऐसे ही तो बनती है, ये स्टार का संयोजन हो जाएगा, है ना? यहाँ से फिर आप देखोगे कि भी इस प्रकार से डेल्टा का संयोजन होता है, तो ऐसे डेल्टा का संयोजन हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही गंदा डेल्टा बन गया, लेकिन ऐसे डेल्टा का संयोजन हो जाएगा। तो कहने का भावार्थ क्या है कि भाई अगर आपने सिंगल कुंडली का प्रयोग किया है, उस सिंगल कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हो और उससे आपका प्रेरित विद्युत वाहक पैदा हो जाए तो वो आपकी सिंगल फेज सिस्टम तैयार। पढ़ के देख लीजिए। सिंगल फेज विधि में केवल एक कोइल होती है। सिंगल फेज में कितनी कॉइल होती है भाई? एक ही कॉइल होती है। जबकि टू फेज में क्या होगी? टू फेज में दो कॉइल हो जाएगी, है ना? एक सिंगल कॉइल होती है जो चुंबकीय क्षेत्र में घूमती है। किसमें घूमेगी? चुंबकीय क्षेत्र में घूमती है। क्यों घुमाते हैं चुंबकीय क्षेत्र में? आपने सुना होगा, मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में आपको बताया था कि किसी भी धारावाहिक कुंडली में से जब हम धारा का प्रवाह करवाते हैं तो विद्युतीय क्षेत्र के बनने के साथ साथ वहां चुंबकीय क्षेत्र भी बनता है। आपकी मैग्नेटिक लाइंस बनती है। यही मैग्नेटिक लाइन जो बनाती है वो आपके फ्लक्स को इंड्यूस करती है, फ्लक्स को बनाती है। यही फ्लक्स आपका आगे चलकर सेकेंडरी वाइंडिंग को काटता है ट्रांसफार्मर में, तो वहां पर आपकी वोल्टेज क्रिएट हो जाती है। पता है ना हल्का फुल्का? पूरे ट्रांसफार्मर चैप्टर की 9 क्लासें मैंने यूट्यूब पे डाल रखी है, और इससे बेस्ट किसी ने ट्रांसफार्मर आज तक इस यूट्यूब पे करा रखा हो ना तो देख लेना, उनको लगा के देखना, बड़ा मजा आएगा आपको। 4 से 5 नंबर का है वो चैप्टर आपका, और इस बैच में भी इतनी शिद्दत से मैं कराऊंगा। तो सिंगल फेज विधि में एक कॉइल होती है जो चुंबकीय क्षेत्र में घूमता है, और कॉइल में उत्पन्न वोल्टेज अल्टरनेटिंग प्रकृति का होता है। चुंबकीय क्षेत्र में घूमेगा तो वहां पर आपकी क्या बनाएगी? वेवफॉर्म बनाएगी। और कैसी बनाएगी? अल्टरनेटिंग प्रकार की। कैसी वोल्टेज प्रकृति होती है उसकी? अल्टरनेटिंग प्रकार की उसकी प्रकृति होती है। अल्टरनेटिंग प्रकार की प्रकृति होती है। ये जो अल्टरनेटिंग प्रकार की प्रकृति है इसके बारे में तुमने सुना है कुछ? बिल्कुल सुना है सर। ज्यावक्रीय जो तरंग है, ज्यावक्रीय साइनोसोडल वेव, ज्यावक्रीय तरंग, ऐसी थ्योरी मैंने कहा था ना, उसी के कॉन्सेप्ट से हम आगे बढ़ रहे हैं। ज्यावक्रीय तरंग को हम किससे प्राप्त करते हैं? ज्यावक्रीय तरंग को सर हम अल्टरनेटर से, है ना? ज्यावक्रीय तरंग को हम किससे प्राप्त करते हैं? सर ज्यावक्रीय तरंग को हम अल्टरनेटर से प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं? अल्टरनेटर। अल्टरनेटर। इसके अलावा भी ज्या तरंग होती है, सॉरी इसके अलावा भी प्रत्यावर्ती तरंग होती है। कौन कौन से होती है? स्क्वायर वेव, ट्रायंगुलर वेव और सातूत। उनको हम किससे प्राप्त करते हैं? ऑसिलेटर यानी कि दोलित्र से प्राप्त करते हैं। लेकिन ज्यावक्रीय तरंग को हम किससे प्राप्त करते हैं? अल्टरनेटर से प्राप्त करते हैं। और वो तरंग कैसी होती है? तो आपको ध्यान होगा कुछ इस प्रकार से वो चलती है, इस प्रकार से वेवफॉर्म होती है, वो आपकी ज्या तरंग होती है। तो इसने यही बात बोली है कि सिंगल फेज विधि में केवल एक कॉइल को ही चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है, और कॉइल से उत्पन्न वोल्टेज अल्टरनेटिंग प्रकृति का होता है, ज्यावक्रीय तरंग के तौर पर होता है। अल्टरनेटर से प्राप्त इस प्रकार की वेवफॉर्म होती है, और यही आपके सिंगल फेज में दिखा रखी है, ये देखो ये। तो जहां पर एक ही कॉइल चुंबकीय क्षेत्र में घूमकर आपकी आपकी एक फेज से धारा का निर्माण करे, एक वोल्टेज का निर्माण करे, तो उसे हम सिंगल फेज सिस्टम कहते हैं।
अब सुनिए बात को, अब आगे बढ़ रहे हैं। सिंगल फेज का तो पता लग गया कि ज्यावक्रीय ये तरंग जो अल्टरनेटर से प्राप्त होती है उस प्रकार की तरंग चलती है। यदि एक कोइल की जगह हम एक से आगे बढ़ रहे हैं, सिंगल फेज से आगे बढ़ रहे हैं, एक कोइल की जगह दो या दो से अधिक कोइल आर्मेचर में रखें, आर्मेचर में रखें, तब वोल्टेज सभी कोइलों में पैदा हो जाता है। एक कोइल को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाओगे, जिस पे कोइल हम लपेटते हैं ना, उसे आर्मेचर कहते हैं। तो आर्मेचर शब्द से परेशान मत होना, सब पढ़ेंगे मोटर वाले सेक्शन में। ये कह रहा है कि एक के बजाय दो या दो से अधिक कोइल रखो, उसे चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे, घुमाएंगे तो उन सब कोइलों के ऊपर आपका एक वोल्टेज पैदा हो जाएगा। आर्मेचर पे रखी सभी कोइलों पर आपके क्या हो जाएगा, वोल्टेज सभी कोइलों में पैदा हो जाता है, और प्रत्येक कोइल पर लोड जोड़ा जाता है। तो प्रत्येक कोइल पर क्या जोड़ दिया जाता है जी, लोड जोड़ दिया जाता है, लोड जोड़ दिया जाता है। और यही बात हमने देखी थी कि प्रत्यावर्ती धारा की जो आउटपुट है, एसी बहुकला प्रणाली की आउटपुट फेजों की संख्या पर निर्भर करती है। कैसी आउटपुट आएगी, वो किस पे डिपेंड करेगा कि आपकी फेजों की संख्या कितनी है। तो हमने एक से ज्यादा जब फेज रखे, एक से ज्यादा जब कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में रखी, तो सब पर लोड क्रिएट हो गया, तो मतलब सब पे वोल्टेज पैदा हो गई, तो सब पर हम लोड को जोड़ सकते हैं, यानी कि आउटपुट है वो फेजों की संख्या पर निर्भर हो रही है। जब एक मशीन में, अब देखो यहाँ तक की बात समझ में आ गई, सिंगल फेज खत्म हो गया। सिंगल फेज को इंट्रोडक्शन के तौर पर ही पढ़ना था कि एक सिंगल कुंडली को हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वोल्टेज पैदा होती है ना, प्रत्यावर्ती धारा प्रेरित हो जाती है, तो और वो अल्टरनेटिंग प्रकृति की होती है। खत्म हुआ। फिर इस बात को थोड़ा आगे बढ़े भाई, एक कोइल हमारे मन में आया कि भाई एक सिंगल कोइल को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया तो उसने अल्टरनेटिंग प्रकृति की वेवफॉर्म्स को जनरेट कर दिया। अगर दो कोइल को चुंबकीय क्षेत्र में हम घुमाएं, दो कोइल को अगर चुंबकीय क्षेत्र में घुमाए तो हम क्या पाएंगे, प्रत्येक कोइल पर वोल्टेज पैदा हो सकती है। तो प्रत्येक कोइल पर वोल्टेज पैदा होगी और प्रत्येक पे हम लोड को कनेक्ट कर सकते हैं, कोई उपभोक्ता युक्ति उसे जोड़ दी जाएगी। उपभोक्ता युक्ति कि भी हम इनका प्रयोग कहाँ कर रहे हैं। अब बात आती है कि अगर हमने दो या दो से अधिक कोयलों को रखा तो वोल्टेज तो पैदा हो गई। तो अब ये बता रहा है अगर जहां आपने दो कोयलों को रखा है, दो कोयलों पर अगर कोई दो दो आपने फेज बनाए हैं, दो फेज पे अगर आपने कोई लोड जोड़ा, दो फेज पे कोई मोटर चल गई, तो उस मोटर को हम कहेंगे टू फेज मोटर। जैसे ऐसे समझो कि भाई किसी के शादी ब्याह का प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है, और टेंट, देसी भाषा में बता तो टेंट लगा रखे अलग अलग, एक साइड पुरुषों का एक साइड महिलाओं का। तो आपको ये अंडरस्टूड हो गया भाई, अगर जहां महिलाएं खाना खा रही है तो वहां पर लेडीज आके खाना खाएगी, जहां पर कोई पुरुष खा रहा है तो वहां पर आपके पुरुष आके उसी में शामिल होते गए। एक आदमी गलती से लेडीज वाले टेंट में गया और वहां खाने लगा, उसने देखा भी चारों साइड लेडीज है लेकिन वो खाना खाता रहा। तो दूसरी साइड जो पुरुषों का टेंट था उसमें ये चर्चा चल पड़ी कि भाई वहां एक आदमी है उस साइड खा रहा है, वो है रामफल वहां उस साइड खाना खा रहा है लेडीज में। तो किसी ने कहा कि भाई लेडीज में लेडीज ही है वो, समझ गए मेरी बात को, लेडीज ही है वो आदमी लेकिन वो लेडीज ही है। तो लेडीज में अब उसको भी पता है कि वहां सारी लेडीज खाना खा रही है, तो इसका मतलब फिर भी वो खाना खाता रहा, तो इसका मतलब कहने की जरूरत नहीं, वो लेडीज ही है। यानी कि उसके गुण आजकल थोड़े से बदले बदले, मिजाज उसका बदला बदला नजर आ रहा है। कहने का भावार्थ ये है कि जब टू फेज बनाए और उस पे कोई मोटर चल गई, तो वो मोटर क्या कहलाएगी, टू फेज मोटर कहलाएगी। ठीक? थ्री फेज आपने प्रणाली कोई बनाई, थ्री फेज रेड येलो ब्लू, उस तीन फेजों को आपने स्टार और डेल्टा का जो भी संयोजन किया और उस पे कोई मोटर चल गई, तो इसको हम क्या कहेंगे, थ्री फेज मोटर कहेंगे। टू फेज बनाने के लिए हम कोयलों को ना 90 डिग्री के फेज अंतर पे रखते हैं, वो बात मैंने पहले बताई थी, ये बात यहाँ अच्छे से लिखी पड़ी है, यहाँ पर लिखी पड़ी। और थ्री फेज में हम कोयलों को 120 डिग्री के फेज अंतर पे, बस यही क्वेश्चन है और इस पेज में कुछ नहीं है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। जब एक मशीन में दो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटेड वाइंडिंग, पहले एक रखी थी अब दो रख रहे हैं, इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड वाइंडिंग। अब ये इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड वाइंडिंग, सीधा वाइंडिंग क्यों नहीं बोल रहे सर, क्योंकि सिंगल फेज में कोई भी ऐसा केस नहीं आता कि जिसमें हम ये कह दें कि भी आपकी इंसुलेटेड ब्रेक होके कोयले आपस में चिपक जाए, क्योंकि सिंगल ही है। भाई एक ही आदमी दौड़ रहा है तो किससे तुलना करेगी कि किससे जीतेगा किससे हारेगा। अब दो है तो भाई अब तुलना हो जाएगी कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। तो जो दो कोइल है ना तो उनको इंसुलेटेड किया जाता है, इनको कवर किया जाता है। इंसुलेटेड मतलब उसमें से धारा का प्रवाह बाहर ना आए, अगर बाहर आएंगे तो वापस में चिपक जाएगी, आपकी मोटर है वो जल जाएगी, समझ गए। तो जब दो होगी या तीन होगी तो उनको अच्छे से इंसुलेटेड किया जाएगा। तो कह रहा है जब एक मशीन में दो इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड वाइंडिंग प्रयोग की जाती है जिन्हें मोस्ट इंपोर्टेंट 90 डिग्री के इलेक्ट्रिकल आउट ऑफ फेज, 90 डिग्री के इलेक्ट्रिकली आउट ऑफ फेज पे रखा जाए, तब मशीन को दो फेज मशीन
और उस पे अगर कोई मशीन चल जाए तो उस मशीन को क्या कहते हैं, टू फेज मोटर कहते हैं। क्या कहते हैं जी, टू फेज मोटर कहते हैं। उस मोटर को क्या कहेंगे, टू फेज मोटर कहेंगे। क्या कहेंगे जी, टू फेज मोटर। मतलब कहने का मतलब यह है कि महिलाओं के टेंट में कोई खाना खा रहा है तो महिला ही है। तो कह रहे हैं दो इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड कोयलों को जब 90 डिग्री के आउट ऑफ फेज पे रखा जाए, 90 डिग्री के आउट ऑफ फेज पे कैसे रखते हैं सर, दो ही कोयल है, कैसे रखी जाएगी। आप देखो सर ये तो चार कोयल है, अरे चार नहीं है भाई, ये कंप्लीट सीधी कोयल है, ये देखो मैंने मार्कर लगा दिया, आप समझ लेना, ये एक कोयल है और फिर दूसरी कोयल ये रख दी, ये दूसरी रख दी। तो 90 डिग्री कैसे बना, तो आप देख पा रहे हो ये जो कोयल है और ये जो कोयल आपको दिख रही है, इनके बीच में कितने डिग्री का फेज अंतर है, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का है भाई, आप देख पा रहे हो कि इनके बीच में 90 डिग्री का फेज अंतर है, क्योंकि एक दूसरे को परपेंडिकुलरली काट रही है। तो 90 डिग्री के आउट ऑफ फेज पे रखी जाती है, 90 डिग्री के इलेक्ट्रिकली आउट ऑफ फेज पे रखते हैं। तब उस पे अगर कोई मोटर चल रही है तो उस मोटर को कहेंगे टू फेज मोटर। क्या कहेंगे, टू फेज मोटर कहेंगे। ठीक है, टू फेज मोटर कहेंगे। इसको यहाँ ना लिखे, मैं ऊपर लिखता हूँ, और वैसे लिखने की क्या जरूरत है, टू फेज मोटर कहा जाता है। और ऐसे सिस्टम को टू फेज मोटर कहते हैं। और ऐसे सिस्टम को क्या कहा जाएगा, ऐसे सप्लाई सिस्टम को टू फेज सप्लाई सिस्टम कहा जाएगा। ऐसे सिस्टम को क्या कहा जाएगा, टू फेज सप्लाई सिस्टम कहा जाएगा। अब दो की जगह तीन रख दो। यदि मशीन में तीन कोयल, इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड तीन कोयल है ना, एक दूसरे के 120 डिग्री के, एक दूसरे से वहां कितने रखी थी, टू फेज में 90 डिग्री के फेज पे रखी है और थ्री फेज में एक दूसरे से 120 डिग्री के दूरी पर रखी हो, तो इस मशीन में तीन फेज मशीन, इस पे चलने वाली मशीन को क्या कहते हैं, थ्री फेज मशीन। और इस सिस्टम को क्या कहते हैं, थ्री फेज सिस्टम। इस सप्लाई सिस्टम को क्या कहा जाएगा, इस सप्लाई सिस्टम को थ्री फेज सिस्टम कहा जाता है। इस सप्लाई सिस्टम को थ्री फेज सिस्टम कहा जाता है। बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। सिंगल फेज को इंट्रोडक्शन के तौर पर पढ़ना है। एक फेज और एक न्यूट्रल वायर से हम सिंगल फेज का निर्माण करते हैं, और जब इस कोयल को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो अल्टरनेटिंग प्रकार की वेव फॉर्म आती है। ठीक है, फिर हमने दिमाग लगाया कि एक की जगह दो कोयल को रखेंगे, तो पाया कि दोनों कोयलों पर आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा हो गया, और प्रेरित विद्युत वाहक बल की वजह से हम प्रत्येक पे लोड को कनेक्ट कर सकते हैं, उपभोक्ता युक्ति को जोड़ सकते हैं। फिर ये बात कंफर्म हो गई भी, एक की जगह दो रख सकते हैं, दो की जगह तीन भी, चार भी रख सकते हैं। जब दो को रखा गया, दो को कैसे रखेंगे, किस प्रकार से रखेंगे, कैसे रखेंगे। आप पहले ये देखो कि कैसे रखा जाएगा, दो को कैसे रखेंगे, तो उससे रिलेटेड इसने बताया कि जब दो को रखना होगा तो हम ऐसे रखेंगे। ये क्वेश्चन लगा दिया मैंने, क्वेश्चन मार्क्स, ताकि आपको ये समझ में आए कि कैसे रखना है। जब दो को रखा गया, किस प्रकार से रखा गया, दो कोयल जो इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड है उनको 90 डिग्री के फेज पे रखा गया। तब 90 डिग्री के फेज पे रखा तो सिस्टम अच्छे से चला। उस पे कोई मोटर चल गई तो उस मोटर को टू फेज मोटर कहा गया, और उस सिस्टम को टू फेज सिस्टम प्रणाली, बहुकला प्रणाली के नाम से जाना जाने लगा। और जब तीन कोयलों को रखा, किस फेज पे रखा, 120 डिग्री कर, तो उस पे कोई अगर मोटर चल गई, उस पे कोई मोटर चल गई तो उस मोटर को क्या कहा गया, उस मोटर को थ्री फेज मोटर कहा गया। और उस पे जो आपकी थ्री फेज मोटर पर रनिंग जो सिस्टम अच्छे से चल रहा है, तो उस सिस्टम को क्या कहा जाने लग गया, उस पानी नहीं मिला, उस सिस्टम को कहा जाने लग गया क्या, उस सिस्टम को थ्री फेज सिस्टम कहा जाने लग गया। उस सिस्टम को क्या कहा जाने लग गया, थ्री फेज सिस्टम कहा जाने लग गया। चाहे आगे भी दोबारा एक बार, मजा हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि 90 डिग्री का फेज अंतर किस में होता है, टू फेज प्रणाली में, और 120 डिग्री का फेज अंतर किस में होता है, थ्री फेज प्रणाली में। क्लियर है भाई, आगे बढ़ जाए। ठीक है, आप देख लीजिए वही चीज जो मैं स्टार्टिंग में बता रहा था। सिंगल फेज में जो आपका फेज अंतर होता है वो कितने डिग्री का होता है, हम कहेंगे 360 डिग्री का। आप कहोगे सर फेज अंतर तो तब होता है ना जब दो वेव फॉर्म हो, दो वेव फॉर्म हो। यहाँ तो सर एक ही वेव फॉर्म है, तो किससे तुलना करेंगे। अरे भाई, एक सर्कल है, तुलना तो करनी होगी ना। दो है तो हम कर लेंगे भी, तू 4 सेकंड पीछे रह गया, तू 4 सेकंड से जीत गया। लेकिन एक ही बंदा दौड़ रहा है तो कम से कम स्पीड का तो अंदाजा लगे। तुलना तो नहीं की जा सकती। लेकिन कोई एक सर्कुलर है तो वो भाई यहाँ से दौड़ना, पूरा दौड़ के आएगा, यहाँ से दौड़ना, ऐसे स्टार्ट किया, दौड़ता 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 दोबारा से इसी यहाँ पर पहुंच गया, तो हम कहेंगे कि भाई तूने ये सर्कल है ना, पूरा ये 1600 मीटर का, 400 400 400 1600 मीटर का सर्कल है ना, तूने 15 सेकंड में, ज्यादा बोल दी क्या स्पीड में, ज्यादा हो गई है तो, है ना। मतलब 1 मिनट में पूरा कर दिया। ठीक है, आजकल पेट मोटा हो रखा है भाई, मेरे को आइडिया नहीं है कुछ। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि सिंगल फेज में खुद की रिपीटेशन यहाँ कितना होता है, यहाँ पाई होता है, सबको पता है ना। यहाँ क्या है, पाई है, पाई रेडियन यानी कि 180 डिग्री है। और यहाँ क्या है, यहाँ आपका 2 पाई है, और 2 पाई का मतलब कितना है, 360 होता है।
तो अपने आप की रिपीटेशन कब होगी? अपने आप की रिपीटेशन होगी सर कितने पे जाके? 360 पर। तो सिंगल फेज में फेज अंतर कितने का होता है? तो सिंगल फेज में हम कहेंगे फेज अंतर होता है जी आपका 360 का। कितने का होता है? 360 का होता है। मतलब वेव फॉर्म ये आधा सर्कल 180, कंप्लीट सर्कल 360, लेकिन साइनोसॉइडल वेव तो आगे की तरफ चलती है, समय के अपेक्ष पे चलती है ना, ज्याव कोण बनाती हुई चलती है, और यही आपकी ज्यावक्रीय तरंग की डेफिनेशन थी। तो हमने पाया कि सिंगल फेज है ना, उसका फेज अंतर है वो 360 डिग्री का होता है। टू फेज में अच्छे से बता चुका कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। कितने का होता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री, और ये देखो आउट ऑफ फेज है दोनों 90 डिग्री। इस तरंग का मिनिमम इसका अधिकतम है, देख पा रहे हो? इस तरंग का मिनिमम इसका अधिकतम है, देख पा रहे हो? इस तरंग का मिनिमम इसका अधिकतम पा रहे हो? तो आउट ऑफ फेज है, और आउट ऑफ फेज ही चलती है वेव फॉर्म जब आप दौड़ाते हो टू फेज में और थ्री फेज में। तो कितने डिग्री का फेज अंतर होता है? तो हम कहेंगे 90 डिग्री का। और थ्री फेज में सर यहाँ तो 120 का नहीं दिखाई दे रहा। अरे भाई ये एक कंप्लीट कुंडली है, ठीक है, ये एक कंप्लीट कुंडली है। तीन कुंडली कहाँ है? देखो रेड, इसमें तो ब्लैक दिखा रखे हैं, रेड येलो ब्लू, ऐसे मान लो ये रेड है, ये येलो है, ये ब्लू है, इसने ब्लैक शो कर दिया। चलो कोई बात नहीं। तो हम तीन कुंडली कहाँ से, आप पहली कुंडली की तरफ देखिए, तो एक फेज तो ये बन जाएगा। कितने डिग्री का कोण नजर आएगा? 120 डिग्री का। यहाँ कितने डिग्री का कोण बनेगा इन दोनों के बीच में? रेड और येलो के बीच में 120 का। दूसरा फेज आपका ये बन जाएगा, दूसरा फेज आपका ये बन जाएगा। तो यहाँ भी कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो हम कहेंगे 120 डिग्री का। किसकी इस बीच में? रेड येलो और ब्लू के बीच में। फिर तीसरा कोण आपका ये बन जाएगा। यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनेगा? 120 डिग्री का। तो ये वो तीन कोण बनेंगे। तो इनके बीच में 0, 120, 240, 360, यानी कि फेज डिफरेंस है वो कितने का मिलेगा? फेज डिफरेंस तीनों कुंडलियों के बीच में मिलेगा जी 120 डिग्री का। कितने का मिलेगा जी? 120 डिग्री का। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला भी पूछा जा सकता है, पूछा तो नहीं गया है, ये पूछा जा गया है आज से पहले, और पूरे जाने पूछे जाने के चांसेस है, और इसके तो कहने ही क्या, क्योंकि सारा का सारा सिस्टम इसी के ऊपर डिपेंड है। बताइए यहाँ तक कोई समस्या हो तो किसी भी प्रकार की, समझ में आ गया? बोरिंग चैप्टर है थोड़ा सा, क्योंकि हाँ इतना समझाने मेरा एफर्ट्स कम है इसमें। जैसे एससी में सारा एफर्ट्स मेरा था, मेरे पे ही सारा कुछ चल रहा था भाई, मेरे को अच्छे से समझाना पड़ रहा था। अब यहाँ तो भाई थ्योरेटिकल पोर्शन ज्यादा, हाँ स्टार डेल्टा जब संयोजन आएंगे वहां तुमको मैं मजे से सिखाऊंगा। तो फिर भी थोड़ा सा रुक रुक के चीजों को थोड़ा रिलेट करके, अब पीछे वाली चीज स्लाइड्स में से देखा जाए कि तो कौन सा क्वेश्चन लिखना मेरी मजबूरी है, क्योंकि देखो भाई मैं टीच कर रहा हूँ, लेकिन इस स्लाइड में बताइए कौन सा क्वेश्चन है। इस स्लाइड में ये है कि चाहे सर सिंगल फेज हो, चाहे आपका सिंगल फेज में तो कोई बात नहीं है, टू फेज हो, थ्री फेज हो, फोर फेज हो, तो उनका वोल्टेज और उनकी फ्रीक्वेंसी और उनके बीच में फेज अंतर समान होना चाहिए। टू फेज में दोनों कॉइलों के बीच में फेज अंतर 90 डिग्री आउट ऑफ फेज होता है, और थ्री फेज में 120 डिग्री। इस पेज पे ये दो क्वेश्चन खास था। इस पे आके देखा तो भाई सिंगल फेज का ये पता नॉर्मल सी बात होगी, फेज और न्यूट्रल होगा। आपको बताया मैंने थ्री फेज में थ्री फेज और न्यूट्रल होगा। फिर टू फेज और थ्री फेज में के अलावा भी कोई फेज है। फिर हमने देखा कि आउटपुट है फेजों की संख्या पे निर्भर करती है, और महत्वपूर्ण थ्री फेज। ये जस्ट इंट्रोडक्शन, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन पेपर में आने वाला नहीं है। यहाँ आकर देखा तो क्वेश्चन खास हो गया। कैसे खास हो गया? कि भाई वही चीज वो पीछे वाली चीज को यहाँ मोड़ लगाएगा। सिंगल फेज में एक ही कॉइल होती है जो चुंबकीय क्षेत्र में घूमेगी, तो आपकी ज्यावक्रीय तरंग बनाएगी, जो अल्टरनेटर से हम प्राप्त करते हैं। फिर एक कॉइल की जगह दो कॉइल रखेंगे। मतलब आगे वाली चीजों को समझने के लिए ये चीजें हमें पढ़नी पड़ती है। इसी को बोलते हैं कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, क्लियरिटी लेके आना, टॉपिक में क्लियरिटी लेके आना, वो इन्हीं चीजों को बोलते हैं। तो भाई हमने देखा कि भाई दो को रखेंगे तो दोनों पे लोड हुआ पैदा, तीनों रखे तो तीनों पर। तो जब दो कोयलों को एक को रख रहे हैं तो कोई दूसरी तो है ही नहीं, तो इंसुलेशन की कोई खास जरूरत नहीं है। दो रखने हैं तो दोनों को इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड करेंगे, 90 डिग्री के फेज पे रखेंगे, प्रत्येक पर प्रेरित विद्युत भागफल पैदा हो जाएगा, और उस पर अगर कोई मोटर चल रही है तो उसे टू फेज मोटर कहेंगे, और इस प्रणाली को टू फेज सिस्टम कहते हैं। तीन कोयल रखी इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड, तीन कोयल रखी, तीनों पर आपके किस फेज पे रखेंगे? 120 डिग्री के फेज अंतर पे रखेंगे, और तीनों पर ही आपका प्रेरित विद्युत भागबल पैदा होगा। इस वजह से तीनों पर हम उपभोक्ता युक्ति कनेक्ट कर सकते हैं, कोई कूलर पंखा कुछ भी आप जोड़ सकते हो। तो फिर आपने देखा कि उस पे अगर कोई मोटर चल जाए तो वो थ्री फेज मोटर, और उस सिस्टम को थ्री फेज सिस्टम कहा जाता है। यह बात सिंपल सी है। वो पिछली बातों पर यहाँ फिर से एक बार मोहर लगा दी गई। अब स्टार्ट करते हैं जी टू फेज सिस्टम। इसको स्टार्ट करते हैं, टू फेज सिस्टम को स्टार्ट करते हैं, लेकिन मैं वीडियो को रोक के एक बार ये चाय की चुस्की ले लेता हूँ, फिर आगे कंटिन्यू। हाँ जी, तो क्या बताया? टू फेज प्रणाली, आप तो जस्ट
निकालना है आंखों के सामने से, जो सीखना था वो सीख चुके, बार बार रिपीटेशन इसी को बोलते हैं। यदि 90 डिग्री के विद्युतीय अंश 90 डिग्री के आउट ऑफ फेज पर, या आउट ऑफ फेज इन ऑफ फेज क्या है, 90 डिग्री का फेज ध्यान रखना यार। तो यदि दो विद्युत अंश, यदि 90 डिग्री विद्युतीय अंश पर स्थित दो कुंडलियां जो चुंबकीय क्षेत्र में घुमाई जाए, तब विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम के अनुसार, अब थोड़ा सा किताबी बुक इस तौर पर आ गया, समझा तो मैंने सारा कुछ दिया आपको। विद्युतीय चुम्बकीय प्रेरण के नियम के अनुसार, इसके अंदर नियमों के अनुसार इसके अंदर पता है क्या पैदा हो जाता है, दोनों कुंडलियों में विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रेरित है ना, विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। विद्युत वाहक बल क्या होता है जी, प्रेरित होता है, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बन जाए, कुल मिलाकर भाई वोल्टेज बन जाए। जैसे यहाँ दो कुंडली है, कुंडलियां कौन है, कुंडली ए और कुंडली बी, ये कंप्लीट, ये बी, ए और बी, और दोनों के बीच में 90 डिग्री के फेज पे रखी गई है। तो कुंडलियों में प्रेरित विद्युत वाहक बल, जैसे कुंडली ए में है तो क्या बोला जाएगा, ई ए बोला जाएगा, पहली ए में है तो, और दूसरी में है तो उसे ई बी बोला जाएगा। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, जो कोई सोर्स है, सोर्स क्या है, कोई सेल और बैटरी, कोई सोर्स से अगर हम वोल्टेज ले रहे हैं तो उसे V से दिखाते हैं, वे वोल्टेज V है। और जब हम क्रिएट करते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल बनाया, जैसे कुंडलियों को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो वहां पर आपका फ्लक्स वगैरह, गहराई के डेप्थ के अंदर जाएंगे ना, तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर अभी तक छुपी पड़ी है, लेकिन इस चैप्टर की नहीं है, वो आगे चलकर आएगी। तो वहां पर प्रेरित विद्युत वाहक बल बनेगा। चुंबकीय, ये जो नियम है बताया ना, चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के अनुसार उन कुंडलियों में प्रेरित विद्युत वाहक बल, यानी कि विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। तो जो प्रेरित हो रहा है चुंबकीय क्षेत्र में, जो बन रहा है, उसको V से डिनोट ना कर कर किससे डिनोट किया जाता है, E से डिनोट किया जाता है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल को V से ना डिनोट करके किससे डिनोट किया जाएगा, E से। जैसे कुंडली A में जो प्रभावित हुआ वो EA है, और कुंडली B से जो वोल्टेज मिलेगा वो EB है। ये वोल्टेज ही है। के मध्य कितने डिग्री का कालांतर रहेगा, 90 डिग्री का कालांतर रहेगा। जैसे हम यहाँ अब तुमको एक काम की बात बताएंगे, जैसे ये कुंडली ए कुंडली बी, प्रत्येक के बीच में 90 डिग्री का फेज अंतर है, ठीक है, क्लियर है ये बात। फिर हमने देखा कि इस, मान लेते हैं कि ये कुंडली आपकी ए है, ये थोड़ा सा ऊपर करूंगा मैं इसको, फिर बाद में दोबारा से नीचे कर दूंगा। ये आपका, ये कुंडली ए से आपका 90 डिग्री का फेज अंतर है, तो वेक्टर जो डायग्राम है कुछ ऐसे बनेगा। जब 120 डिग्री वाला होगा तो ऐसे वेक्टर डायग्राम बनेगा, ऐसे वेक्टर डायग्राम बन जाएगा, 120 डिग्री, 120 डिग्री, और ये भी 120 डिग्री। लेकिन ये 90 डिग्री के आउट ऑफ फेज पे रखे 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का ही बनेगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ से जो वोल्टेज मिला है वो फेज ए से मिला है, ई ए। यहाँ से जो वोल्टेज मिला है वो फेज बी से मिला है, ई बी। फेज ए और फेज बी सा, इन दोनों से जो रिजल्टेंट मिलेगा, ध्यानपूर्वक देखना, बहुत ही काम की बात बता रहा हूं मैं, इन दोनों से जो रिजल्टेंट मिलेगा, यहाँ इन दोनों से जो रिजल्टेंट मिलेगा, ये क्या बनी, ये राइट एंगल ट्रेंगल बनी। ये कौन सी ट्रेंगल बन गए भाई, राइट एंगल ट्रेंगल बन गई, ये राइट एंगल ट्रेंगल बन गई। और इस राइट एंगल ट्रेंगल में ये जो रिजल्टेंट मिलेगा उसे हमने ई से डिनोट कर दिया, और रिजल्टेंट बोल रहे हैं तो भाई ई आर लिख लो, क्या मिलेगा जी, रिजल्टेंट ई आर मिलेगा, रिजल्टेंट ई आर मिलेगा। अब यहाँ मैं कोई एक चीज ड्राइव करने वाला हूँ, आपको उसका लास्ट में रिजल्ट याद कर लेना है। मैं सिखाऊंगा लेकिन आपको रिजल्ट याद कर लेना है। आप बताओ ये कौन सी ट्रेंगल है, राइट एंगल ट्रेंगल है, समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में आपने सुना होगा कि कर्ण की पावर दो, कर्ण की पावर दो, थोड़ा सा इधर लिख रहा हूं, समकोण त्रिभुज में आपने सुना होगा कि कर्ण की पावर दो, कि कर्ण की पावर दो, कर्ण कौन है, ई आर है, रिजल्ट है। कर्ण की दो बराबर किसके होता है, आधार की दो, आधार में कौन है, फेज ए का वोल्टेज, प्लस में कर्ण की दो बराबर आधार की दो जमा लंब की दो, और लंब क्या है, फेज बी में, कुंडली बी में आपका वोल्टेज। ये सुना होगा आपने बचपन में सुना है। अच्छा अब एक बात बताओ, चाहे आपकी टू फेज हो, चाहे आपकी थ्री फेज हो, चाहे आपकी फोर फेज हो, इन सब के लिए विशेषता क्या है, हमने फर्स्ट पेज पे भी पढ़ा था, इसके नेक्स्ट पेज पे भी पढ़ेंगे कि टू फेज की जो विशेषता है उसका विभव एक समान हो और दोनों फेज की आवृत्ति एक समान हो। अगर विभव समान है, वोल्टेज समान है, इस बात का मतलब ये है, इस बात का मतलब ये है कि ई, इस बात का मतलब ये है मेरे भाई कि ये सारे के सारे आपस में क्या होंगे, समान होंगे। कौन कौन से, यानी कि ये वाला ई ए जो वोल्टेज है फेज ए से मिला है ना, ये बराबर होगा ई बी के बराबर होगा। और मैंने इन सब को मान लिया कि ये सारे की सारी की वैल्यू को मैंने ई के बराबर मान लिया। आपको ये समझ में आए तो ठीक है, मैंने पहले ही बोल दिया, नहीं तो आपको लास्ट में एक रिजल्ट याद कर लेना है, लास्ट में आपको क्या कर लेना है, एक रिजल्ट याद कर लेना है।
लेकिन ये तो बहुत ही कॉमन सी बात है, सब में फेज विभव क्या होता है, समान होता है। तो पहले फेज से जो आउटपुट मिली, दूसरे फेज से जो आउटपुट मिली, दोनों का आउटपुट क्या होगा, समान होगा। दोनों का आउटपुट क्या होगा, समान होगा। ई ए बराबर ई बी और बराबर क्या हो जाएगा, ई के। तो ए की जगह और बी की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, ए और बी की जगह सर आप रख सकते हो, बिल्कुल आरामदारी से रख सकते हो। क्या रख सकते हो, ई रख सकते हो। तो हम बोलेंगे कि ई आर का स्क्वायर, ई आर का स्क्वायर बराबर ई ए की जगह क्या रख दो, ई रखो, तो ई का स्क्वायर, प्लस में ई बी की जगह भी क्या रखो, ई रखो, बी ई का स्क्वायर। इन दोनों को जब जोड़ा जाएगा तो ई आर का स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ ई का स्क्वायर। और जो स्क्वायर था वो आगे चलकर क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा। स्क्वायर था वो आगे चलकर क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा। बताइए इसको समझने में तुमको कोई, चलो एक स्टेप और बढ़ाते हैं। ये हो गया, ठीक है। जो स्क्वायर था वो आगे चल के क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा, यानी कि 2 लिख दिया। ये रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट है, ये आर है। 2 बोल रहे हैं ना, तो ये 2 ही निकल गया जुबान से। ये रिजल्टेंट है। तो रिजल्टेंट ई आर बराबर, अब रिजल्ट लिख रहा हूं मैं, रिजल्ट लिख रहा हूं। जो स्क्वायर है वो आगे जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा, यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा। और इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। ये फाइनल रिजल्ट बना। और तुमको पिछली 3-4 मिनट से कुछ भी ना समझ में आया ना, तो इसे याद कर लेना, इसे याद कर लेना। अब ये है क्या, इसके लिए मैं एक एग्जांपल तुमको फिर से दूंगा, समझ में आ गया, फिर इसको नीचे करेंगे। सुनो मेरी बात। आपने दो समान क्षमता वाले दो मजदूरों को भेजा, दो कैंडिडेट को भेजा। आप कोई बिजनेस करते हो, आपने दो कैंडिडेट को रख रखा समान क्षमता वाले, दोनों को 1000-1000 रुपए दिए और कहा कि भी जाओ तुम कमा के, समान क्षमता है, दोनों के अंदर बराबर टैलेंट है। लेकिन हुआ ये कि मार्केट पे बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो आपकी कमाई को निर्धारित करते हैं। तो मार्केट में किसी ने कुछ किया, शाम को जब आए तो आके बोले, भाई कहानी सुनाने लगे, सर मैं सब सुबह गया तो मेरे को 20 रुपए का नुकसान हुआ, फिर एक अच्छा कस्टमर आया, फिर ये और फिर दूसरा भी बीच में। तो आपने कहा भाई चुप, मेरे को ये बताओ, तुम दोनों समान क्षमता के थे, तुम दोनों समान क्षमता के थे, तुम दोनों को भी मैंने बराबरी तोला, दोनों को हजारों हजार रुपए दे। अब मेरे को ये बता दो, तुम कुछ कमा के लेके आए हो? बोले हाँ जी। क्या कमा के लेके आए हो? तो हम इन्होंने दोनों को ने आपस में कुछ कुछ करके कहा कि लो सर, 1000 आपने दिए थे वो तो हमारे पास ही है, हम 400 रुपये कमा के, समझे मेरी बात को। कहने का मतलब ये है कि ये समान समता के थे। आउटपुट मिलेगी ई ए बराबर ई बी, दोनों में फेज समान रहेगा, ई के बराबर मान लिया। रिजल्टेंट जो मिला कुल टोटल, वो √2 ई के बराबर होगा, √2 ई के बराबर होगा। चाहे फेज ए की वोल्टेज को √2 से मल्टीप्लाई कर दो, चाहे फेज बी की वोल्टेज को √2 से मल्टीप्लाई कर दो। और ई मतलब क्या, वोल्टेज है। ई क्या है, वोल्टेज, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट मिला। रिजल्टेंट क्या हुआ, √2 इंटू में ई। ई क्या है, चाहे ए वाली से मल्टीप्लाई कर दो चाहे बी। और ये पेपर में कोई न्यूमेरिकल नहीं आता, सिर्फ ये पूछा जाता है कि जो आपकी 2 फेज प्रणाली है, पूछा तो क्या जाता है, सिर्फ पावर पूछी जाती है। बस ये तो मैंने बता दिया कि इसकी जो रिजल्टेंट रहेगा वो √2 इंटू में ई रहेगा, यानी कि दोनों फेज में से किसी एक फेज की दोनों की वैल्यू समान है, उसको √2 से मल्टीप्लाई कर। कोई मुश्किल चीज नहीं थी, बहुत ही सिंपल सी चीज थी। और कोई ऐसी चीज नहीं है जो पीछे आपकी रिपीट नहीं हो, सारा का सारा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका। अब देख लेते हैं 2 फेज प्रणाली का। वैसे तो मैंने बता ही दिया था, क्लास स्टार्ट की थी कि भाई बहुत ही कम प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर हमने पता है कि टू सिंगल फेज से जब 2 फेज गए, दो कुंडलियों को चुंबकीय क्षेत्र में रखा तो चुंबकीय उसमें प्रेरित विद्युत वाहक पैदा हुआ। लेकिन इसमें वोल्टेज पावर तो बनी, लेकिन वो पावर है ना, उसमें बहुत ज्यादा उष्मा पैदा हो गई। बहुत ज्यादा क्या पैदा हो गई, उष्मा पैदा हो गई। तो बहुत ज्यादा उष्मा पैदा हो जाने के कारण इसका प्रयोग लिमिटेड सा हो गया। हम नहीं चाहते थे कि हीट वगैरह प्रोड्यूस हो, तो फिर इसके एप्लीकेशन हमने देखी। अब जरूरी नहीं है कि हम एक ही तराजू से देखें। प्रतिरोध है, धारा को रोकता है। हम इलेक्ट्रिसिटी प्रेमी है तो हम सोचते हैं भी प्रतिरोध तो अपना दुश्मन है, धारा को रोक के रखता है। लेकिन भाई रोके रखना भी जरूरी है, आपको विद्युत के झटके से तो भी बचाता है ना। तो ठीक उसी प्रकार से उष्मा बहुत ज्यादा पैदा होगी तो हमने उसका भी एप्लीकेशन बना दिया, इसका प्रयोग हम विद्युतीय भट्टी में, ये पेपर में तो पढ़ लीजिए। सामान्यतः 2 फेज प्रणाली काम में नहीं ली जाती, जबकि 2 फेज पर कार्य करने वाली युक्तियां, 2 फेज पर कार्य करने वाली युक्तियां 2 फेज पे कोई भी नहीं बनती। पंखा, कूलर, वॉशिंग मशीन, ये सब किस पे होते हैं, सिंगल फेज या 3 फेज पे ही होते हैं ये। लेकिन ये 2 फेज पे कभी कभार अपने काम में लिए जाते हैं, पता है किसकी सहायता से, कैपेसिटर आदि, कैपेसिटर व शेडिंग रिंग आदि की सहायता से 2 फेज उत्पन्न करते
याद करो, मैंने पूरा सिलेबस ना इसी सीक्वेंस में करवाना है और पिछला तुमको याद करवा करवा के करवाना है। कैपेसिटर की जब डेफिनेशन तुमको मैंने बताई थी तो क्या बताया था कि कैपेसिटर आपका विद्युत ऊर्जा को, विद्युत आवेश को एकत्रित करता है। फिर थोड़ा और डेप्थ में गए कि स्थिर विद्युत के क्षेत्र में विभव परिवर्तन का विरोध करता है। विभव परिवर्तन का विरोध करता है। अब यहाँ अपने थ्री फेज चल रहा है, कोई ये थ्री फेज पे पंखा है सेट है, सिंगल फेज या थ्री फेज पे इसके मोटर सेट है। हुआ क्या कि इस पे कोई किसी कारणवश हम इसे टू फेज सप्लाई आ रही है तो हम एक पंखा चलाना चाहते हैं। टू फेज पे हम अपना ये पंखा चलाना चाहते हैं तो हम तीन फेज है, उस तीन फेज में से एक फेज पे हम कैपेसिटर को कनेक्ट कर देंगे या फिर किसको कनेक्ट कर देंगे, शेडिंग रिंग। अब शेडिंग रिंग का नहीं पता लेकिन तुम कैपेसिटर को कनेक्ट कर दो। कैपेसिटर क्या करता है, स्थिर विद्युत के क्षेत्र में विभव परिवर्तन का विरोध करता है। यानी कि जिस फेज पे आपने ये विभव परिवर्तन, आप साइनोसॉइडल ये ज्यावक्रीय तरंग को लगा रहे हो ना, उसको रोक देगा। रोक देगा तो पंखा आपका किस पे चल जाएगा, टू फेज की जगह किस पे चल जाएगा, थ्री फेज पे चल जाएगा, थ्री फेज उत्पन्न। बोलो समझ में आया क्या? तो कैपेसिटर क्या करता है, स्थिर विद्युत के क्षेत्र में विभव परिवर्तन का विरोध करता है। तो थ्री फेज पे जो चलने वाली थी उससे हमने टू फेज को जनरेट कर लिया, किसकी सहायता से, कैपेसिटर और शेडिंग रिंग। अब शेडिंग रिंग पता है क्या है, इसे कटर के तौर पर काम करता है, इसकी वेव फॉर्म को काट देगा तो टू फेज ही बचेगा। लेकिन अभी तुमको नहीं पता होगा शेडिंग रिंग को, बस ध्यान रखिए टू फेज सामान्यतः टू फेज प्रणाली का काम में नहीं ली जाती, जबकि टू फेज पर कार्य करने वाली युक्तियां जैसे पंखा, कूलर, वॉशिंग मशीन आदि में कैपेसिटर तथा शेडिंग रिंग आदि की सहायता से टू फेज उत्पन्न किया जाता है। कैपेसिटर एक फेज को रोक के रखेगा और टू फेज अपना पैदा हो जाएगा। इसके अलावा टू फेज प्रणाली का प्रयोग हम उसमें कार्यों के लिए करते हैं, उसमें कार्यों के लिए करते हैं जैसे कि आपकी विद्युत भट्टी, जैसे कि आपकी क्या है जी, उसमें कार्यों में किसका प्रयोग करते हैं, जैसे कि आपकी विद्युत भट्टी। बस ये पेपर में आपका पूछा गया। ठीक, फिर कहता है टू फेज की पावर। अब मैं टू फेज की, सिंगल फेज की और थ्री फेज की इकट्ठी लिख रहा हूँ। ठीक है, तीनों की लिख देता हूँ ताकि पहले पहले चलो सिंगल फेज और टू फेज की लिखते हैं। तो टू फेज की जो पावर होती है पी, वो होती है रूट टू, है ना, रूट टू वी आई कोस फाइव। वी आई ब्लैक से लिखना पड़ेगा इधर क्योंकि ये अपना लोगो है ना पीछे। रूट टू वी आई कोस फाइव ये होती है। सर इसको कैसे याद करें, ये तो ऐसे सर वन सिंगल फेज की, टू फेज की, थ्री फेज की सबकी आएगी, बिल्कुल आएगी भाई। बहुत ही सिंपल है। आपकी जब थ्री फेज की होगी ना तो रूट 3 आ जाएगा। कहां से आता है सर ये रूट 2 रूट 3, ये यहाँ से समझ गए, ये यहाँ से आता है रूट 2। और थ्री फेज में क्या आएगा, ये रूट 3, लेकिन वहां ड्राइव नहीं करूंगा, वहां तो मैं थ्री फेज की पावर लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, रूट 3 वी आई कोस पाई। चलो सिंगल फेज की लिख लेते हैं, सिंगल फेज की पावर, सिंगल फेज प्रणाली की पावर की पावर, सीधा पी लिख दूं क्या, चलो लिख लेते हैं पूरा। पावर तो किसके बराबर होगी, तो हम कहेंगे ये बराबर होगी सर पी इज इक्वल टू, क्या बोलेंगे, वी आई कॉस, बोलिए फाई। फाई क्या है, फेज अंतर है। लेकिन सिंगल फेज में तो कोई फेज अंतर होता ही नहीं सर, बिल्कुल नहीं होता। इसी वजह से तो हमने कोई भी रूट के साथ इधर मल्टीप्लाई नहीं की, सिंपल आ जाएगा आपका 360 डिग्री। ठीक है, टू फेज प्रणाली की आवश्यक शर्तें ये ऑलरेडी आपको याद है, ये टू फेज की, थ्री फेज की और बहु प्रणाली में टू फेज, थ्री फेज, फोर फेज, सिक्स फेज, नाइन फेज, 12 फेज, इन सब की एक ही कंडीशन है कि दोनों फेजों, दो है तो दो रहेंगे, तीन है तो तीन रहेंगे, चार है तो चार रहेंगे, दोनों फेजों का विभव क्या हो, विभव एक समान हो। इसके अलावा दोनों फेजों की आवर्ती एक समान हो। इसके अलावा दोनों फेजों के बीच में समान फेज अंतर हो, और वो फेज अंतर कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का। कितने का, 90 डिग्री का एक समान फेज अंतर होना जरूरी। ये आपकी होगी जी टू फेज, बहुत ही सिंपल थी, पहले आपने पढ़ चुका। अब देख लेते हैं जी थ्री फेज प्रणाली। फिर अपनी इस क्लास को विराम करेंगे और फिर जब हम नया स्टार्ट करेंगे तो इन दोनों को कंपैरेटिवली पढ़ाऊंगा मैं, फिर आपको इनका फेज सीक्वेंस बताऊंगा, फिर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बताऊंगा जैसे लाइन वोल्टेज, लाइन आपकी इसके द्वारा फेज वोल्टेज, लाइन करंट, फेज करंट, बैलेंस सर्किट, अनबैलेंस सर्किट नहीं, लोड मतलब बोल सकते हो उसे, ये क्या होते हैं वो अगली क्लास में। दोनों क्लासें आपकी इंट्रोडक्शन के तौर पर है, फिर इसके में स्टार और डेल्टा संयोजन की तरफ हम चलेंगे। यदि 120 डिग्री विद्युतीय अंश पर स्थित तीन कुंडलियों को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाए, तब तब विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के अनुसार तीनों कुंडलियों में विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, थ्री फेज
प्रणाली, थ्री फेज सिस्टम कहते हैं और इस पे चलने वाली मोटर को थ्री फेज मोटर कहा जाता है। तो 3 कुंडलियाँ हैं। अब एक काम करते हैं, तीनों कुंडलियों का कलर मैं बनाता हूँ। सबसे पहले पहली कुंडली को रेड से शो करते हैं ताकि भाई थोड़ा-सा माहौल नज़र आए कि भाई हाँ, ऐसा ही हुआ है। पहली कुंडली ए है उसे हमने रेड से शो कर दिया। मैंने इसके ऊपर तीनों पे घुमा देना है रेड से शो कर, ठीक है? पहली कुंडली किस कलर की हो जाएगी? रेड, क्योंकि 3 आपकी फेज़ होते हैं, तीनों फेज़ों के कलर है अपने आर, वाई, बी। तो इस पहले का रेड। दूसरा कलर कौन-सा होना चाहिए? इधर लिख दूँ? ये जो है आपकी रेड होगी, ये रेड होगी। चलो ये यहाँ आर लिख देंगे बाद में, हालाँकि यहाँ से होना तो ये चाहिए था रेड, येलो, ब्लू, लेकिन पहले इसने रेड ना देके चलो एक काम कर लेते हैं फिर, रेड तो बनी पड़ी है, ब्लू भी बनी पड़ी है, रेड, येलो और ब्लू, येलो येलो बना लेंगे हम, या फिर सारों को चेंज करूँ? सारों को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, देखो एक काम कर लेते हैं। देखो सबसे पहले ये जो है, देखो रेड बनी पड़ी है, ये ब्लू बनी पड़ी है, तो येलो की ज़रूरत पड़ गई, इसको येलो बना दूँ? बोलिए? समझे कि नहीं समझे? या पूरा ही चेंज करूँ? पूरा ही चेंज कर लेंगे, बाद में मैं सही कर दूँगा इसको। ठीक है, इसको रेड ही बना लेते हैं, ये रेड हो गई। दूसरी बना लेते हैं क्या? दूसरी बना लेते हैं रेड, येलो। येलो प्योर नहीं दिखा पाएँगे इधर क्योंकि थोड़ा-सा कम दिखेगा, हम थोड़े से गो मतलब ऑरेंज की तरफ चले जाते हैं। ये दूसरी हो गई और तीसरी कौन-सी होनी चाहिए? ब्लू। कौन-सी होनी चाहिए जी? ब्लू। ये ब्लू बना ये बनी पड़ी है ये ब्लू। डार्क कर देते हैं इसको थोड़ा। रेड, येलो, ब्लू। तो इन सब के बीच में फेज़ अंतर कितने का होना चाहिए? 120 डिग्री का। ठीक है। मैं बाद में ना इन लाइनों के भी कलर बदल दूँगा, ठीक है? तो जब तुम पीडीएफ पढ़ोगे ना, तो तुमको रेड, येलो, ब्लू बिल्कुल साफ-साफ नज़र आएगी। तो ये कौन-सी है? ये आर है, ये रेड हो गई, ये येलो हो गई और ये आपकी ब्लू हो गई। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ फेज़ बना लेते हैं, ठीक है? ये आपकी रेड, ठीक है? प्रॉपर बनती नहीं और मेरे को मज़ा आता नहीं। रेड, आर, फिर ये वाली ब्लू, येलो लेते हैं पहले। थोड़ा-सा टाइम तो लग रहा है पर कोई बात नहीं भाई। ये क्या हो गई? रेड, ये हो गई जी आपकी ब्लू। नीचे दिखाई नहीं देगा, इधर लिख देते ब्लू। रेड, येलो, ब्लू नहीं येलो, ठीक है? और लास्ट वाली आपकी क्या हो जाएगी? ब्लू। ये हो गई जी आपकी ब्लू, ठीक है? इस सीक्वेंस को मैं आगे अलग अच्छे से समझा दूँगा, अभी नहीं, अभी मिक्स हो जाएगा ये, अभी यहाँ बताऊँगा तो सब मिक्स हो जाएगा। अभी बताने को बता सकता हूँ लेकिन फिर ये मिक्स हो जाएगा, तो इस वजह से हम आगे जब करेंगे ना, तब बताएँगे आपको। तो इनके बीच में कालांतर तो शो कर दें, कितने डिग्री का रहेगा अभी? प्रत्येक के बीच में जो अंतर रहेगा, वो कितने का रहेगा? इन दोनों रेड और ब्लू, रेड, येलो, ब्लू कितने का रहेगा? 120 डिग्री। कितने का रहेगा जी? 120 डिग्री। यहाँ भी अंतर कितने का रहेगा? तो फेज़ अंतर जो रहेगा वो 120 डिग्री। यहाँ भी कितने का रहेगा? तो हम कहेंगे फेज़ अंतर जो रहेगा इनके बीच में भी कितने का रहेगा? 120 डिग्री का। ठीक है भाई? तो ये थी और इनके वोल्टेज को कैसे शो किया जाएगा? रेड, येलो और ब्लू के मध्य 120 डिग्री का फेज़ अंतर होता है। अब बताइए प्रॉपर तरीके से बन गया?
अब पीडीएफ में पढ़ोगे ना तो मजा आएगा कि भाई हाँ ये रेड का वायर है, ये येलो का है और ये ब्लू, रेड येलो ब्लू, ठीक है भाई। फिर कहता है कि इनके लिए कंडीशन क्या है, थ्री फेज में वाइंडिंग एक ही आर्मेचर पर एक दूसरे से विद्युत अंश कोण पर 120 डिग्री पर विद्यमान होती है। अब तुम ये मत सोचना वाइंडिंग एक है, आर्मेचर एक है। जब हम ये बनाएंगे ना, जब आप आगे चल के मोटर को पढ़ोगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, देखो थोड़ा-सा हल्का, अभी बना इतना नहीं बनाऊँगा कि अपना टाइम खराब हो जाए, आर्मेचर को बता रहा हूँ, थोड़ा-सा आर्मेचर को बता रहा हूँ, ठीक है? तो ये ऐसे कोई एक आर्मेचर बन गया, तो इस पे आके ऐसे कुंडलियाँ लिपट जाएगी ऐसे, ठीक है? फिर यहाँ से आएँगे, यहाँ से एक ही आर्मेचर है ये, कहने का मतलब ये है, यहाँ से भी आपकी ऐसे कुंडलियाँ लिपट जाएगी, फिर और आगे बढ़ेंगे, ठीक है? फिर यहाँ से आपकी आर्मेचर आ गया, तो इस पे भी आपकी ऐसे ही कुंडलियाँ लिपट जाएगी। कहने का मतलब ये कि आर्मेचर एक ही होता है जिसके ऊपर सारी की सारी ये क्या कर जाती है, तीनों बाइंडिंग कौन-कौन सी? रेड, येलो, ब्लू ये तीनों बाइंडिंग उसके ऊपर लपेट दी जाती है, ठीक है? फिर कहता है कि टू फेज में हम कितने वाइंडिंग का यूज़ करते हैं? 2 वाइंडिंग का यूज़ करते हैं जिनके बीच में 90 डिग्री का फेज होता है। फिर से कंपैरेटिवली बताया गया है, टू फेज अल्टरनेटर में आर्मेचर की 2 समतंत्र वाइंडिंग एक दूसरे से 90 डिग्री के विद्युतीय अंश पर होती है तथा थ्री कलीय अल्टरनेटर में 3 स्वतंत्र वाइंडिंग आर्मेचर पर 120 डिग्री के विद्युतीय अंश पे विद्यमान होती है। 3 कलीय प्रणाली में 3 फेजों को किससे रेड तीनों फेजों को किसे रेड, येलो और ब्लू से जाना जाता है। रेड, येलो, ब्लू से जाना जाता है। तीनों कुंडलियों में प्रेरित विद्युत वाहक बल, तीनों कुंडलियों में ई आर, फिर दूसरे पे ई वाई और ई ब्लू से परस्पर 120 डिग्री का कालांतर होता है। कितने डिग्री का कालांतर होता है? 120 डिग्री। वही सारी बातें फिर से रिपीट हो रही है। अब ये थोड़ा सा फोकस कर लीजिए। आर वाई के बीच में पता है 120 डिग्री, वाई बी के बीच में 120 डिग्री, बी आर के बीच में सीक्वेंस में चल रहे हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ये, तुमसे परेशान करने के लिए ना वो एक आपसे ट्रिक खेलेगा। कैसी ट्रिक खेलेगा? ऐसे खेलेगा जी। आपको पता लग गया, लगातार जब दे रखी है, कौन सी लगातार दे रखी है? आप ध्यान से देखो, यहाँ लगातार देखो कौन कौन सी है। आर वाई बी क्लॉक वाइज जब चलते हैं तो सबके बीच में 120 20 120, लेकिन बीच में से एक कोई छोड़ दे, लगातार कैसे हो सकती है? आपको पता है 3 वाइंडिंग अपने पास, आर वाई, मैं पूरा प्रॉपर लिख के चलूँ क्योंकि आगे मेरे को समझाना है, लेकिन थोड़ा एक बार लिख के फिर मैं रफली इरेज कर दूंगा। ये लिख देते हैं फिर इरेज कर देंगे। आर वाई के बीच में 120 डिग्री, वाई बी के बीच में 120 डिग्री, और फिर आगे की तरफ घूम के जाएंगे बी और आर के बीच में भी 120 डिग्री। अब वो आपसे ट्रिक करेगा, वो आर से डायरेक्ट बी पे चला जाएगा, आर से डायरेक्ट बी पे चला जाए, आर और बी के बीच में, आर से डायरेक्ट बी पे, तो बीच में से कोई अगर आपका एक छोड़ दे, ये आर है, आर से वाई की तरफ जाता तो 120, आर से डायरेक्ट बी पे चला जाएगा, तो वहां पेपर में निकाल के मत बैठना, बस सीक्वेंस पढ़ के देखना, आर वाई बी आर वाई बी आर वाई बी आर वाई वाई बी बी आर, सीक्वेंस में चल रहा है, लगातार चल रहा है। लेकिन सीक्वेंस में ना नजर आए तो आंख बंद करके कितने पे लगा देंगे? 240 पे लगा देंगे। कितने पे लगा देंगे? 240 पे लगा देंगे। बस ये पेपर में पूछा जाता है, इस वजह से मैंने आपको बताया। बाकी इसके बारे में चर्चा अगली क्लास में बहुत अच्छे से। हुआ क्या, लगातार चल रहे थे आर वाई वी वाई आर बी आर, लेकिन हमने कहा बीच में से एक छोड़ दे, आर वाई आना चाहिए था या वाई बी आना चाहिए था या बी आर, लेकिन एक बीच में से छोड़ दिया, तो 120 और 120 कितना हो जाएगा? 240 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 240 हो जाएगा। क्लियर है? लास्ट बट नॉट लिस्ट, फिर बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट वाले चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में। यदि कुंडलियां रेडियन प्रति सेकंड के कोणीय वेग से गति कर रही है, रेडियन प्रति सेकंड के वेग से कैसे गति कर रही है? ऐसे चल रही होगी ये कुंडलियां, एक ऐसे चल रही होगी, दूसरी मान लेते हैं ऐसे चल रही होगी, और तीसरी मान लेते हैं ऐसे चल रही होगी, ऐसे चल रही होगी, रेडियन प्रति सेकंड से अल्टरनेटर से निकल रही है ये वेवफॉर्म। तो कह रहा है कि इनके आर वाई बी फेजों के तत्कालिक मान इंस्टेंटेनियस वैल्यू को निम्न समीकरण के द्वारा दर्शाया जाता है। कैसे दर्शाया जाता है? चलो लिख के देखते हैं। अगर पहली आर पे शो करना हो, ई आर का शो करना हो, ई आर का शो करना हो, तो मैक्सिमम वोल्टेज पे चलेंगे, ई एम ई वी पर, और किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा जी कोस फाई के बराबर। किसके बराबर होगा? कोस फाई के बराबर होगा। अब इसके लिए थोड़ा सा मैं तुमको सिखाता हूँ, देखो ध्यानपूर्वक देखेंगे, ठीक है? बहुत अच्छे से देखेंगे। आपने देखा होगा कि तीन जो कुंडलियां है वो कुछ ऐसे है, एक तो मान लेते हैं ये रेड हो गई, ठीक है, तीनों कुंडलियों को बनाने की कोशिश, ये रेड हो गई, ये आपकी दूसरी हो गई, ये आपकी तीसरी हो गई, तीनों कुंडलियों का बस एक हल्का सा हमने डायग्राम ले लिया, थोड़ा सा बड़ा, ठीक है, तीनों कुंडलियों को बना रहे हैं। ये पहली कुंडली रेड,
ये येलो और फिर ये ब्लू, ठीक है। आपको क्लॉकवाइज चलना होता है, अगली क्लास में देखोगे आपको कैसे चलना होता है, क्लॉकवाइज चलना होता है। क्लॉकवाइज जब चलते हो ना तो 120 डिग्री का आता है, 120 डिग्री। फिर यहाँ से आगे बढ़ोगे तो फिर से कितना, 120 डिग्री। यहाँ से भी जाओगे तो 120 डिग्री, यहाँ से भी जाओगे तो कितना आएगा, 120 डिग्री। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। क्लॉकवाइज चलना होता है, हमें क्या चलना होता है सर, क्लॉकवाइज चलना होता है, तो उसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज, यानी कि कुछ धनात्मक सीक्वेंस। ये कल की क्लास में आपको अच्छे से पता लगेगा, लेकिन अब ये समीकरण मेरे को लिखने पड़ रहे हैं तो मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता रहा हूँ। क्लॉकवाइज चलते हैं तो उसको बोलते हैं धनात्मक धनात्मक फेज सीक्वेंस, धनात्मक फेज सीक्वेंस। कैसे, यहाँ से ऐसे चले 120 डिग्री प्लस, यहाँ से ऐसे चले 120 डिग्री प्लस, यहाँ से 100 चले तो 120 डिग्री प्लस चलेंगे। लेकिन एंगल को कैसे लिखते हैं बताओ, क्वाड्रेंट बनाइए। क्वाड्रेंट कैसे बनते हैं, क्वाड्रेंट ऐसे बनते हैं मेरे भाई, ये यहाँ जीरो, ये यहाँ जीरो। क्वाड्रेंट कैसे बनते हैं सबको पता है ना, क्वाड्रेंट कैसे बनते हैं, क्वाड्रेंट ऐसे बनते हैं, ये सबको पता होगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं जीरो, फिर 90, फिर आपका 180, फिर आपका 270, लिखते हैं कि नहीं लिखते, और लास्ट में फिर घूम के आएंगे तो यहाँ आपका कितना आ जाएगा, 360। हम क्वाड्रेंट को ऐसे लिखते हैं, क्वाड्रेंट को हम ऐसे लिखते हैं। एक मिनट रुको। हाँ, बताओ। ये पेज रिफ्रेश करने में 2 मिनट लगा। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा था, ये धनात्मक फेज है, लेकिन एंगल को ऐसे लिखते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि ये अपना रेड वाली वायर है, ये इधर रेड है, ये क्या है जी, अपनी रेड कलर, रेड वाला फेज है, ये रेड वाला फेज। तो रेड के लिए हम फेज, क्या कोई एंगल आएगा, क्या कोई एंगल नहीं आएगा, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया ई आर इज इक्वल टू ई एम कोस फाई। आप वोल्टेज वी से भी लिख सकते थे, इसकी जगह वी आर ऐसे भी लिख सकते हैं, वी मैक्सिमम और कोस फाई, ऐसे भी लिखा जा सकता है। लेकिन मैंने कहा कि यहाँ चुंबकीय क्षेत्र में प्रेरित विद्युत वाहक बल है, तो इस वजह से हम यहाँ आर वोल्टेज ना लिखकर क्या लिखते हैं, ई प्रेरित विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लिखते हैं, ई से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला ठीक है, अगले पे बढ़ो, वाई वाले पेज पे देखो, ये आर से अब हम किस पे जाएंगे, आर से हम जाएंगे वाई पे, किस पे जाएंगे, वाई पे। जब हम जा रहे हैं इस साइड, एंगल बन रहा है इस साइड, एंगल कैसे चलते हैं, एंगल तो ऐसे चलते हैं मेरे भाई, एंगल तो ऐसे चलते हैं, चलते कि नहीं चलते, 90, 0, 90, 180, 270। मतलब कि क्वाड्रेंट के एंगल तो ऐसे है, फेज ऐसे चलते हैं, धनात्मक फेज है ये धनात्मक क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में धनात्मक फेज। यानी कि ये अगर 5 पे था, 0 पे था, 5 पे था, तो यहाँ इस साइड इसके अपोजिट जा रहे हैं, तो 5 माइनस ये कितने का है, ये है जी 120 डिग्री का, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 120। ये भी कितने डिग्री का है, 120 डिग्री का। ये भी कितने डिग्री का है, ये भी सर 120 डिग्री, ये कोई अलग थोड़ी ना है, तीनों की तीनों का वैल्यू का समान मान है, तो ये भी कितने डिग्री का है, 120 डिग्री का। फेज तो जाना था इस साइड, एंगल बनते हैं उस साइड, तो ये पता क्या हो जाएगा, अपोजिट जा रहे हैं, तो ये बन जाएगा 5 माइनस 120। क्या लिखा जाएगा, ई वाई की वैल्यू लिखी जाएगी, ई आर ई वाई, मतलब दूसरे फेज वाई फेज में जो वोल्टेज रहेगा वो रहेगा ई मैक्सिमम, क्या बोलेंगे, ई मैक्सिमम, और साथ में क्या लिखा जाएगा, कोस फाई, फाई, यहाँ तो फाई था, अब अपोजिट चले गए, एंगल बनने तो इस साइड है, हम दूसरी साइड घूम रहे हैं, तो ये 5 माइनस 120 हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, 5 माइनस 120 हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, यानी कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू दो तो हमने लिख दी, आर की लिख दी और वाई की लिख दी। अब तुमको और कुछ ना समझ में आए ना, तो इसको याद तो तुम कर सकते हो ना, इतना तो तुम कर सकते हो, अगर सिलेक्शन लेना है तुमको, अगर ये नहीं समझ में आई, ये बात पता नहीं सर क्या बता रहे हैं, तो तुम इसको याद कर लेना, तुम इसको क्या कर लेना, याद कर लेना। अब एक मेरी बात और सुनो, एक मेरी बात, लास्ट बात सुनिए, एक लास्ट बात सुनिए। लास्ट बात क्या है सर, लास्ट बात ये है मेरे भाई बंधु, कि भी लास्ट फेज में तुमको, या तो तुम इस साइड से, मतलब आर से चले थे 120, फिर 120, 240, ये वाला लिखो, जिसका नाम क्या रहेगा, जिसका नाम रहेगा क्या, आर बाई बी, आर बाई बी, क्या बोलेंगे इसको, आर बाई, ये कौन सा फेज है,
बी यानी कि ब्लू। या तो इसको 120 और 120 240 यानी 5 माइनस 240 लिखो। क्या लिखोगे? 5 माइनस 240 लिखोगे। या फिर एक बात और भी हो सकती है, या फिर एक बात और भी हो सकती है कि इसको तुम 5 माइनस ना लिखकर तुम प्लस का इस साइड से घुमाओ, 120 भी लिख सकते हो। तो दोनों तरीके से इसको लिखेंगे, दोनों तरीके से लिखेंगे ताकि अपना कोई क्वेश्चन किसी साइड से पूछा जाए तो गलत ना हो। तो हम लिखेंगे y हो गया। अब लिखते हैं जी तीसरा और लास्ट फेज, मार्कर भी यही ले लेते हैं, आर, तीसरा लिख रहे हैं बी, आर बी। लेकिन एक तुमको फिर समझ में नहीं आएगा, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ। लिख दूँ क्या? थोड़ा सा ही टाइम लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। इसको हटा के ये यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, ताकि तुमको समझना थोड़ा सा आसान हो। ई आर वाई, येलो वाला कैसे लिखा जाएगा? ई एम यानी कि मैक्सिमम प्लस में कोस और फाई के साथ कितना? 120 डिग्री, प्लस में नहीं, एक्स माइनस में 120 डिग्री। माइनस क्यों लिया है? क्योंकि भाई एंगल है वो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग है, जबकि फेज है वो चलता है घड़ी की दिशा के अनुसार, क्लॉकवाइज, आर बाई बी फेज ऐसे चलता है। अब लास्ट लिख रहे हैं और बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे। इसको लिखने के दो तरीके हैं, दोनों तरीकों से मैं बताता हूँ, दोनों तरीके से बताता हूँ। देखो, आप लिख रहे हो तीसरा फेज जिसका नाम है ब्लू, ब्लू फेज पे तुम जा रहे हो, तो ब्लू वाले को हम लिख रहे हैं ब्लू, ब्लू नीला ले ले, फिर दिखेगा नहीं, रेड से लिख रहे हैं आ ई बी। इसको लिखने के दो तरीके हैं, मैक्सिमम लिखा जाएगा ई मैक्सिमम कोस फाई, कोस क्या बोलेंगे? फाई। अब बताइए इस पे आगे यहां से चले थे 120 120 यानी कि 5 माइनस 120 और 120 240। एक तो ये तरीका है भाई। दूसरा तरीका, इसी चीज को ऐसे भी तो लिखा जा सकता था। कैसे लिखा जा सकता था कि ई मैक्सिमम है ना, ई मैक्सिमम यहां तक सेम है, कोस फाई। आप इस साइड से घूम के गए, आप इस साइड से भी तो काउंट कर सकते थे। इस साइड से काउंट करोगे तो एक बात बताओ, आप इसका तो अपोजिट चल रहे हो लेकिन एंगल के तो अकॉर्डिंग से ही चल रहे हो ना, आप एंगल के अकॉर्डिंग से ही चल रहे हो। तो ये एंगल कितने का? 120 डिग्री का। तो 5 प्लस में 120 डिग्री, 5 प्लस में 120 डिग्री। ये भाई दोनों ही चीजें आपको ध्यान रखनी है, दोनों की दोनों आपके पेपर में बन सकती है क्वेश्चन, क्वेश्चन है ना। मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराऊंगा तो इस पे विशेष क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा। ये भी देखो, ये क्वेश्चन मैंने तुमको वहां बैच में कितने अच्छे से बताया था। इस पे पहला लिखेंगे तो ई मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वैल्यू लिख रहे हैं तो मैक्सिमम मान कोस फाइव, इसमें लिखा तो 5 माइनस 120, ये लिखा तो 5 माइनस 240, इस साइड को इस साइड से लिखेंगे तो 5 प्लस में 120 डिग्री। थ्री फेज की जो उच्च शक्ति है, थ्री फेज की शक्ति बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से इसका प्रयोग मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर में करते हैं और उसका प्रयोग सिर्फ विद्युतीय भट्टी में किया जाता है। शक्ति बहुत उच्च है, ये बात कॉमन है। तीनों फेजों का विभव एक समान होता है, तीनों फेजों की आवर्ती एक समान होती है और तीनों फेजों में है ना फेज अंतर तीनों में समान होना चाहिए। और वो फेज अंतर कितने का होना चाहिए? बता चुका हूँ ऑलरेडी, फेज अंतर कितने का होना चाहिए? 120 डिग्री का। तीनों के बीच में फेज अंतर कितने का होना चाहिए? तीनों के बीच में फेज अंतर है वो 120 डिग्री का विद्यमान होना चाहिए। कितने डिग्री का? 120 डिग्री का तीनों के बीच में फेज अंतर विद्यमान होना चाहिए। क्लियर है भाई? अब बाकी बचा हुआ करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिनके बारे में मैं कंपेरेटिवली आपको पढ़ाऊंगा। अब यहाँ तक हमने सीख लिया अच्छे से। और पावर रह गई, पावर सिंगल फेज की लिख दी थी, टू फेज की लिख दी थी, थ्री फेज की मैं इधर ही लिख लेता हूँ, टू फेज वाले में यही लिख लेते हैं। सिंगल फेज की होगी, ये टू फेज की होगी, थ्री फेज की पावर लिख लेते हैं। थ्री फेज प्रणाली की पावर तो क्या रहेगी? पावर को पी, थ्री फेज है, सिंगल फेज में कुछ नहीं आता, टू फेज में रूट टू आ जाता है, तो थ्री फेज में रूट थ्री आ जाएगा। वी आई, वी आई और क्या रहेगा? कोस फाई, फाई मतलब फेज अंतर, फाई मतलब क्या रहेगा? फेज अंतर। तो फिलहाल के लिए इतना ही। जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो भाई कंप्लीट बैच अगर करना चाहते हो तो ऐप पे चाहिए, वीर कॉन्सेप्ट ऐप पे जो मजा आएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए उन दोस्तों के साथ जो टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहा है। अपने परिवार को मजबूत और ज़्यादा फैलाइए इसको, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग।